हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 371 सत्य उजागर। ब्लैक टॉड किंग के शब्दों के बाद लियू जिजुन का चेहरा भी काफी बदसूरत हो गया था। उसी समय हर किसी की निगाहें लियू जिजुन को देख रही थीं और उनकी आंखें भी उसी तरह बहुत अजीब थीं, क्योंकि ऐसे समय में जिसे सबसे अधिक बाहर खड़ा होना चाहिए था वह वास्तव में लियू जिजुन था, लेकिन ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करने के बाद वह बाहर नहीं खड़ा हुआ। इससे कुछ लोगों को निराश होने से नहीं रोका जा सका। उसके बाद ब्लैक टॉड किंग ने लियू जिजुन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नज़र साधारण चेहरे वाले पुरुष की ओर डाली और कहा, तुम वाकई उसके लिए मर सकते हो, क्योंकि यह वो खेल है जो मैं तुम सबके साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि शायद तुम्हारे लिए मृत्यु एक अव्यावहारिक अनुरोध है, शायद मृत्यु एक पलायन है। हेजहॉग, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। उसके बाद ब्लैक टॉड किंग ने एक और राक्षसी जानवर को देखा जिसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे थे। वह राक्षसी जानवर स्वर्ग के 2 राक्षसी जानवरों में से एक था। मेरे राजा, बस इसे मेरे पास छोड़ दो। उस हेजहॉग राक्षसी जानवर का शरीर बहुत बड़ा था और उसके शरीर पर हर जगह तीखे हथियार थे। खास तौर पर उसके पंजे, वे बिल्कुल हत्या के हथियार जैसे थे। जब वह आदमी के सामने पहुंचा तो उसने अपना पैर उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके तुरंत बाद उसने एक बेहद अजीब लहजे और खौफनाक निगाह से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बात के स्वाद को हमेशा याद रखूंगा और यह जीवन तुम कभी नहीं भूल पाओगे। फुसफुसाहट। अचानक हेजहॉग राक्षसी जानवर ने अचानक हमला किया और उसके तीखे पंजे उस आदमी की पीठ में बुरी तरह से घुस गए। तुरंत हर जगह खून फैल गया और एक दयनीय चीख अंतहीन रूप से गूंज उठी। टिल्ड 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 टिल्ड। अपनी पीठ में अचानक चुभने वाला दर्द महसूस करते हुए वह आदमी दर्द से चीख उठा। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। आदमी के शरीर में अपने पंजे घुसाने के बाद हेजहॉग ने उस आदमी को लगातार प्रताड़ित करने के लिए हर तरह के तरीके अपनाना शुरू कर दिया। क्रूरता की हद इतनी थी कि लोग सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और यहाँ तक कि चू फैन की खोपड़ी भी सुन्न हो गई थी। क्रूरता के मामले में ये कहना जरूरी है कि मनुष्य अभी भी राक्षसी जानवरों से कुछ कमतर हैं। खून के प्यासे जानवर वाकई बहुत क्रूर थे। जैसे ही उसे हेजहॉग मॉन्स्ट्रस बीस्ट ने बहुत तेजी से प्रताड़ित किया, उस आदमी के शरीर पर खून लग गया और उसके अंग अधूरे रह गए, और जैसा कि ब्लैक टॉड किंग ने भविष्यवाणी की थी, वह आदमी भीख मांगने लगा। वह जीने की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि मरने की भीख मांग रहा था, क्योंकि वर्तमान में वह वास्तव में जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन इंसानों के प्रति अतुलनीय घृणा महसूस करने वाला ब्लैक टॉड किंग उसे आसानी से कैसे जाने देता। उस आदमी को अभी भी हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, और जब उसका खून खत्म हो जाता था तो उसकी चेतना को निकालकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। ये तभी रुकने को तैयार था जब आदमी का दिमाग टूट गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रशंसनीय साहस, लेकिन उसकी दृढ़ता बहुत बढ़िया नहीं थी। वह बहुत जल्दी मर गया। उस आदमी को देखकर जो अब सांस नहीं ले रहा था और जमीन पर पड़ा था, काले टोड राजा ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। फिर उसके बाद उसने अपने बड़े हाथ से पकड़कर एक और मादा को गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर की ओर फेंक दिया, लोगों के समूह की ओर देखा और कहा, नियम पिछली बार की तरह ही हैं। जब तक कोई व्यक्ति जीवन के बदले जीवन देने को तैयार है, तब तक न केवल ये लड़की जीवित रह पाएगी, बल्कि वह खिलवाड़ और दुर्व्यवहार से भी बच सकेगी। उन शब्दों को सुनने के बाद सभी के चेहरे काफी बदल गए और सभी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, काले टोड राजा की नजरों से बचने के लिए। डरपोक इंसान। काले टोड राजा ने पहले तो मजाक में मुस्कुराया, फिर उसके बाद मुड़कर गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर से कहा, छोटी गाय, इस बार तुम अपनी मर्जी से खेल सकती हो। याद रखो, मरते दम तक खेलो और खुद को रोको मत। धन्यवाद मेरे राजा। और गाय के सिर वाला राक्षसी जानवर खुद को क्यों रोकेगा जब वह पहले से ही वासना की आग में जल रहा था। उसने बहुत ही अभ्यास के साथ सुंदरी के कपड़े उतार दिए, फिर उसके बाद भीड़ के सामने उस सुंदरी के साथ हिंसक रूप से खेलना शुरू कर दिया। टिल्ड 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 टिल्ड, मुझे बचाओ, मदद करो। टिल्ड 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 टिल्ड, दर्द हो रहा है। टिल्ड 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 टिल्ड।
उसी समय मादा ने हृदय विदारक और फेफड़े फाड़ देने वाले ढंग से चीखना शुरू कर दिया। ये देखा जा सकता था कि वह किस तरह की पीड़ा झेल रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। चूंकि वे किसी भी तरह से असंबंधित थे, तो कौन उसे बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा, खासकर ये देखने के बाद कि पहले उस आदमी को कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। ऐसा कुछ संभवतः फिर कभी नहीं होगा। अतः कुछ समय तक क्रूर दुर्व्यवहार के बाद अंततः वह दुखद मादा अपर्याप्त शक्ति के कारण मर गई, और उसकी मरने की प्रक्रिया पुरुष की तुलना में अधिक बेहतर नहीं थी। आह, मनुष्य वास्तव में कमजोर हैं। वे इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। छोटे घोड़े, तुमने भी सराहनीय जासूसी की है, इसलिए मैं इसे दे दूंगा और तुम इसे संभाल सकते हो। धन्यवाद मेरे राजा। जैसे ही ब्लैक टॉड किंग ने बोलना समाप्त किया, एक गाय के सिर वाला राक्षसी जानवर महल के एक तरफ से बाहर आया। हालांकि यह एक घोड़े का सिर था, फिर भी कोई देख सकता था कि वह उस समय कितना खुश और उत्साहित था। तो ऐसा लग रहा था कि राक्षसी जानवरों का एक बड़ा हिस्सा मानव सुंदरता का स्वाद चखने के लिए तरस रहा था। मम्मा, ये लड़की वाकई बुरी नहीं है, मैं उसे तुम्हें इनाम दूंगा। थोड़ी देर तक खोजने के बाद ब्लैक टॉड किंग ने वास्तव में अपनी नज़र ज़िया-ले-रा पर डाली। उसके बड़े पंजे ने हवा को हिलाया और ज़िया-ले-रा ऊपर तैरती हुई घोड़े के सिर वाले राक्षसी जानवर के आलिंगन में आ गई। आह नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ज़िया-ले ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अगली बलि बन जाएगी। जब तक वह पिछली महिला के दृश्य के बारे में सोचती, जिसे गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था, वह अंदर ही अंदर दहने वाली थी। हालांकि चाहे वह मदद के लिए कितनी भी चिल्लाए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। ये देखकर कि घोड़े के सिर वाला राक्षसी जानवर उसकी स्कर्ट खींचने वाला था और उस पर हिंसक होने के लिए तैयार था, वह केवल लियू जेजुन की ओर अपनी नज़र डालकर कह सकती थी, वरिष्ठ लियू, जल्दी से मुझे बचाओ। लेकिन लियू जेजुन किस तरह का व्यक्ति था? उसके लिए उसके जैसी किसी के लिए अपनी जान देने को तैयार होना कैसे संभव था? इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपना सिर नीचे करके अनदेखा करने का फैसला किया। लियू जेजुन, तुम कमीने हो। तुम्हारी मदद करना कितना बेकार था। क्या तुम उन लोगों को नहीं बचाओगे जो जानलेवा खतरे में हैं? अगर तुम अब भी मुझे नहीं बचाओगे, तो मैं तुम्हारे किए की घोषणा कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने क्या किया है, और सबको बता दूंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। ज़िया-ले पागलों की तरह चिल्लाने लगी। ज़िया-ले, बकवास मत करो। मुझे, लियू जेजुन, किन बातों का डर है कि तुम मुझे बता दोगे? लियू जेजुन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने ठंडे स्वर में पूछा। ठीक है, अरे लियू जेजुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करूंगी? सिर से पैर तक तुम एक झूठे, नीच व्यक्ति हो। तुमने मुझसे झूठ बोला और कहा कि तुम पहले से ही वर्तमान विला प्रमुख द्वारा भविष्य के विला प्रमुख बनने के लिए तैयार हो, और उसी से मेरे शरीर को चुरा लिया। उसके बाद तुमने मुझे कुछ अघोषित चीजें करने में मदद करने के लिए मजबूर किया और रिश्वत दी। तुम कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दूर के अतीत के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं हाल ही के बारे में बात करूंगा। तुम चाहते थे कि मैं चू फैंग को भोजन पर आमंत्रित करूं, फिर उस पर मेरा यौन शोषण करने का झूठा आरोप लगाऊं। क्या ये सब तुमने तय किया था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं नहीं जानता था कि तुम क्या सोच रहे थे? तुम चू फैंग और जूनियर जी लिंग के घनिष्ठ संबंधों के प्रति ईर्ष्या महसूस कर रहे थे, इसलिए तुमने चू फैंग को फंसाने के लिए इस तरह का एक तरीका सोचा। मैं अंधी थी और मैंने वास्तव में आपके द्वारा मुझसे किए गए वादे पर विश्वास किया था ताकि मैं ऐसा विवेकहीन काम कर सकूं। ये देखते हुए कि लियू जेजुन बाहर आकर मदद करने के लिए तैयार नहीं था, ज़िया-ले-रा ने खुद को रोका नहीं और लियू जेजुन द्वारा किए गए सभी कार्यों को विस्तार से बताया। क्या ये सच नहीं होगा ना? लियू जेजुन वास्तव में इतना नीच है? और जब ज़िया-ले-रा के मुंह से ये शब्द निकले, तो लोग अचानक चौंक गए और उनमें से हर एक व्यक्ति लियू जेजुन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उन्हें अविश्वास महसूस हुआ। आखिरकार यहाँ सड़क पर लियू जेजुन ने इतना धर्मी होने का दिखावा किया, उसने न्याय की अकड़ से भरा होने का दिखावा किया। अगर ज़िया-ले-रा ने जो कहा वह सच था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लियू जेजुन वास्तव में पूरी तरह से नकली था? एक पूर्ण पाखंडी। हकीकत में यहाँ तक कि जी लिंग की खूबसूरत आंखें भी थोड़ी कांप उठी और वह चू फैंग को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। ये देखकर चू फैंग ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे फंसाया गया है ना? जी लिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और चू फैंग को बुरी तरह घूरने के बाद उसने कहा, तुम भी अच्छे नहीं हो। बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और चू फैंग पर ध्यान नहीं दिया।
जिया लेफ्र, तुम सच में बातें बनाना जानती हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि सब लोग तुम्हारे बेवकूफाना झूठ पर यकीन कर लेंगे? उसी समय लियू जिजुन जोर से हंसा। जाहिर है वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने ऐसा किया था। स्वाभाविक रूप से हर कोई यह निर्धारित करने में सक्षम है कि मेरे शब्द सत्य हैं या असत्य। मैं बस अपनी बहनों को सलाह देना चाहता हूँ, लियू जिजुन पर कभी विश्वास मत करना क्योंकि वह एक घृणित व्यक्ति है। प्रेस्टिजियस विला के नंबर 1 शिष्य के रूप में वह अपने ही कनिष्ठों को दूसरों द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए देखता है, फिर भी वह चुपचाप हाथ डालकर देखता रहता है। पूरी तरह से यही बात उसे प्रेस्टिजियस विला का नंबर 1 शिष्य बनने के योग्य नहीं बनाती। जिया लेफ्र ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपना वर्तमान रोष व्यक्त किया। मृत्यु से पहले वह अभी भी चाहती थी कि लियू जिजुन अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दे। हालांकि इससे भाग्य नहीं बदल सका। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, घोड़े के सिर वाला राक्षसी जानवर, जो तीव्र वासना से भरा था, उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जिया लेफ्र दूसरी महिला बन गई जिसे दुखद बलिदान दिया गया। लेकिन चू फैंग के मन में उनके प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि उनके दुश्मनों के प्रति लिंग की परवाह किए बिना चू फैंग को केवल घृणा ही महसूस होती थी। अध्याय 372, यदि तुम कर सको तो मेरे पास आओ। अरे वाह, जीजुआ ने युवान खुद को क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या ये संभव है कि वह वास्तव में प्रतिष्ठित विला के शिष्यों के जीवन और मृत्यु को अनदेखा करना चाहता है? हालांकि चू फैंग को जिया लेफ्र की मौत से सहानुभूति नहीं थी, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षसी जानवरों द्वारा बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाएगा। आखिरकार जब तक जीजुआ ने युवान खुद को दिखाता है, वह सब कुछ पूरी तरह से रोक सकता है और लोगों को मरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीजुआ ने युवान अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए चू फैंग वास्तव में समझ नहीं पाया। वह वास्तव में जीजुआ ने युवान के विचारों को नहीं समझ पाया और वह लोगों को बचाने के लिए अभी तक क्यों प्रकट नहीं हुआ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। काले टोड राजा ने एक बार फिर अपने हाथ बढ़ाए और भीड़ से एक और सुंदरी को बाहर निकाला। वह सुंदरी पूरी तरह से डरी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू थे और वह लगातार भीख मांग रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अभी अभी मैंने एक नाम सुना, मुझे लगता है कि यह जी लिंग था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जी लिंग कौन है? काले टोड राजा ने पूछा। बकवास। उस पल चू फैंग की नसें कसने से नहीं बच सकी क्योंकि उसने अपने दिल में छिपे तौर पर कोसा। यहाँ तक कि जी लिंग का चेहरा भी बदल गया और उसकी खूबसूरत आंखों में बेचैनी झलकने लगी। सच में, जब तक मैं बता दूं कि जी लिंग कौन है, तुम मुझे जाने दोगे? ये शब्द सुनने के बाद महिला की आंखें चौड़ी हो गई मानो उसने जीवन की आशा देखी हो। मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा और कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, काले टोड राजा ने गारंटी दी। वहाँ जी लिंग वहाँ है, बैंगनी रंग की स्कर्ट पहने हुए वह जी लिंग है। सुनने के बाद महिला खुश हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जी लिंग की ओर इशारा किया जो लोगों के समूह में था। खुद को बचाने के लिए उसने सीधे जी लिंग को बेचने का विकल्प चुना। ओह, तो ये लेडी जी लिंग है। वह एक दुर्लभ छोटी सुंदरता है, इसलिए वह इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे नहीं खोजा। भीड़ में जी लिंग को देखकर काले टोड राजा ने सामने वाली मादा को वापस भीड़ में फेंक दिया और एक विचार के साथ असीम चूषण शक्ति ने जी लिंग को समूह से ऊपर खींच लिया और उसे अपने सामने रख दिया। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे लोग थे जो ईर्ष्या में आपके लिए लड़ते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। लेडी जी लिंग, मैं वास्तव में आप जैसी सुंदरी को मारना पसंद नहीं करूंगा। कैसा रहेगा आप मेरी पत्नी बन जाएं? ब्लैक टॉड किंग की कामुक आंखें जी लिंग को घूर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल सचमुच द्रवित हो गया था। नहीं, उसे मत छुओ। ये देखकर लियू जिजुन जोर से चिल्लाया। तुम मुझे उसे छूने नहीं देते। कोई बात नहीं, इसके बदले में मुझे अपनी जान दे दो। कैसा रहेगा? काले टोड राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं। ये शब्द सुनकर लियू जिजुन का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने पहले जी लिंग को देखा, फिर जल्दी से थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में उसने फिर भी चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। तस्क तस्क तस्क, लेडी जी लिंग, क्या तुमने इसे अभी तक देखा है? देखो ये इंसान कितने बेकार हैं। उनके साथ रहना वास्तव में अपनी सुंदरता को बर्बाद करना है। मेरे साथ रहना और खुशी से रहना सबसे अच्छा है न? ब्लैक टॉड किंग जोर से हंसा। बोलते हुए उसने अपनी बाहें खोली और जी लिंग को अपने आलिंगन में लेना चाहा।
ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, ज़ीलिंग के शरीर में आभा तेजी से बदलने लगी और एक तरह की विशेष शक्ति उमड़ने लगी। उसकी आंखें जो पानी की तरह साफ थी, वे भी बदलने लगी। हल्की बैंगनी रंग की रोशनी वास्तव में प्रकट हुई थी और इस दुनिया से बाहर मौजूद भयावह शक्ति उसके भीतर समाहित थी। अपने जीवन पर खतरे का सामना करते हुए ज़ीलिंग अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए अपने दिव्य शरीर का उपयोग करने के लिए तैयार थी। रुको! लेकिन ठीक उसी समय ज़ीलिंग के पीछे अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। इस तरह के बदलाव से ब्लैक टॉड किंग हैरान रह गया। ज़ीलिंग का रंग भी बदल गया और उसने अपने दिव्य शरीर की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और उस पल उसकी खूबसूरत आंखें भी कांप उठीं, क्योंकि उसके पीछे भीड़ में से एक व्यक्ति पहले ही उठ खड़ा हुआ था और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चू फैंग था। वर्तमान चू फैंग का चेहरा शांत था और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान लटकी हुई थी। उसने शांति से ब्लैक टॉड किंग का सामना किया और कहा, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे जाने दो। अगर तुम कर सकते हो तो मेरे पास आओ। उन शब्दों को सुनकर ज़ीलिंग की बात तो दूर, गूबो, जू चोंगी और अन्य लोग भी चकित रह गए। उन्होंने जल्दी से चू फैंग की ओर देखा, खास तौर पर जू चोंगी की ओर। उसने चुपके से एक मानसिक संदेश भी भेजा और चू फैंग को सलाह दी कि वह मूर्ख न बने। वह एक महिला के लिए अपनी जान नहीं दे सकता और अपने महान भविष्य को कब्र में नहीं भेज सकता। लेकिन चू फैंग को इन सब की परवाह नहीं थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और शांत कदमों के साथ वह भीड़ से बाहर निकला और आखिर में ब्लैक टॉड किंग के सामने आकर बोला, उसे जाने दो। अगर तुम मारना चाहते हो या काटना चाहते हो तो तुम मेरे पास आओ। चू फैंग तुम। उस पल ज़ीलिंग के शांत चेहरे पर भी स्पर्श के भाव दिखाई दिए। उसकी सुंदर आंखों में अविश्वास उमड़ पड़ा। चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जब उसकी जान को खतरा था तो चू फैंग ही था जो खुद की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा था। लड़के, तुम सच में उसे बचाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने जा रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने दुखी हो जाओगे। ब्लैक टॉड किंग ने जानबूझकर उस नर के अवशेषों को देखा जिसे पहले हेजहॉग मॉन्स्टर्स बीस्ट ने मौत के घाट उतार दिया था, जैसे कि याद दिला रहा हो कि चू फैंग को जल्द ही किस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तुरंत जाने दो। क्या तुम कोई खेल नहीं खेलना चाहते थे? तुम इससे कैसे खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चू फैंग के चेहरे पर शांति थी और उसका चेहरा उदासीन था। उसके मुंह के कोनों पर तिरस्कार का भाव भी था। हालांकि वह ऊपर से शांत था, लेकिन चू फैंग अपने दिल में संघर्ष कर रहा था। चू फैंग शर्त लगा रहा था। वह अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसने शर्त लगाई कि ज़ी जुआन युवान उसे बचाएगा क्योंकि उसने देखा कि वह मरने वाला था। अगर वह शर्त जीत जाता तो कमोबेश उसे ज़ीलिंग से कुछ अच्छी भावनाएं मिल जाती। अगर वह शर्त हार जाता तो उसे बस इसे स्वीकार करना होता। यदि ज़ी जुआन युवान वास्तव में प्राणघातक खतरे में पड़े लोगों की उपेक्षा करने वाला और हृदयहीन व्यक्ति था, तो चू फैंग को लगा कि भले ही वह राक्षसी जानवरों के हाथों से बच जाए, लेकिन जाने के बाद भी ज़ी जुआन युवान उसके खिलाफ साजिश रचेगा। आखिरकार चू फैंग के शरीर में 2 गुप्त कौशल थे, और अगर दूसरे लोग उन गुप्त कौशलों को हासिल करना चाहते थे तो उनके पास एक ही तरीका था, चू फैंग को मारना। हाँ बेटा, तुम में हिम्मत है। आज मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने तरीके दिखाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, ब्लैक टॉड किंग ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हमला किया था। उसकी उंगली के झटके से हवा की एक अदृश्य धारा विस्फोटक रूप से बाहर निकली और चू फैंग की छाती को छेदती हुई निकल गई। साथ ही चमकीले लाल रंग का खून भी बाहर निकल आया। हालांकि इतने शक्तिशाली हमले के कारण चू फैंग सिर्फ एक कदम पीछे हट गया और उसने कोई आवाज भी नहीं की, बल्कि उसके मुंह के कोनों से एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, तुम्हें राक्षस राजा होने पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा तरीका यही है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने अधीनस्थ हाथी से भी कमतर हो। अरे यार, तुम रोमांच चाहते हो। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। ये देखकर ब्लैक टॉड किंग ने ठंडी मुस्कान दी और एक विचार के साथ चू फैंग को अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में लाया गया और तुरंत बाद उसे उसी अदृश्य शक्ति के साथ जमीन पर जोर से पटक दिया गया। इस शक्तिशाली बल के कारण चू फैंग की पीठ से चटचटाहट जैसी आवाजें आने लगी, जिससे उसकी पीठ कई जगहों पर टूट गई। इस पीड़ा के कारण चू फैंग का चेहरा बिगड़ गया और वह लगभग चिल्ला पड़ा। इसके बाद ब्लैक टॉड किंग ने अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वह हिल रही थी और ध्यान से देखने पर पता चला कि वह 1 इंच लंबा अजीब सा कीड़ा था। बग का शरीर सफेद रंग का था,
फिर भी उसके पंजे काले रंग के थे। ये बेहद घिनौना था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बग के शरीर पर यह अप्रत्याशित रूप से एक आभा उत्सर्जित कर रहा था जिससे चू फैंग कांप रहा था, भले ही वह ठंडा न हो। अध्याय 373 एक राजा की अकड़। इस कीड़े को हड्डी भक्षक कहा जाता है। अगर यह आपके शरीर में घुस जाए तो यह आपके अंगों, मांस को धीरे धीरे खा जाएगा और आखिर में आपकी हड्डियां भी खा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि यह आपके अंगों को कैसे कुतर रहा है। मुझे लगता है कि आपको यह एहसास जरूर पसंद आएगा। ब्लैक टॉड किंग ने बोन डिवाइडर को अपने हाथ में लेकर खेला और अजीब तरह से मुस्कुराया और चू फैंग से कहा, टस्क, तो यह एक बोन डिवाइडर है। मैंने तो ये भी सोचा था कि यह कुछ असाधारण चीज है। हालांकि जब उसने भयावह बोन डिवाइडर को देखा तो चू फैंग ने घृणा से अपने होठों को सिकोड़ लिया। क्या तुम इस बोन डिवाइडर को पहचानते हो? ये देखकर ब्लैक टॉड किंग हैरान रह गया। बोन डिवाइडर उसका पालतू जानवर था और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। आम लोगों को इसे पहले नहीं देखना चाहिए था। बेशक मैंने इसे पहले भी देखा है। ये सिर्फ एक कीड़ा है जो मांस और हड्डियां खा सकता है। दूसरों के लिए ये बात ठीक होगी, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई चुनौती नहीं है। फिर भी बेहतर यही होगा कि आप अपनी यातना देने की विधि बदल दें। चू फैंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, सच में? तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप इस अस्थि भक्षक को चुनौती दें। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपको यातना देने का एक और तरीका खोज लूंगा। ब्लैक टॉड किंग अजीब तरह से मुस्कुराया, जैसे कि उसने चू फैंग के अभिनय को समझ लिया हो, और जैसे ही उसने कहा वह चू फैंग की ओर चला गया। ओही, ये वाकई चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसे किसी और चीज से बदलो। अरे, मुझे खाने के लिए ऐसी घिनौनी चीज मत दो। ओही, टिल्ड 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 टिल्ड। इस बार ब्लैक टॉड किंग ने चू फैंग पर ध्यान नहीं दिया। एक हाथ से उसने चू फैंग का मुंह खोला और दूसरे हाथ से वह बोन डिवोरर को चू फैंग के मुंह में ठूंसने वाला था। उसे जाने दो, मुझे उसकी मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा, ज़ीलिंग के मीठे चेहरे पर अनिच्छा का भाव उभर आया। उसका सुंदर शरीर थोड़ा कांप उठा और असीम शक्ति का एक विस्फोट हुआ, और वास्तव में उसने उन सभी लताओं को तोड़ दिया जो उसे बांधे हुए थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ब्लैक टॉड किंग को रोकना चाहा। वहां वापस जाओ, मैं जो कहूंगी वही होगा। हालांकि ब्लैक टॉड किंग के हाथ की लहर के साथ विशाल आभा की एक परत ने ज़ीलिंग के शरीर को ढांक दिया और उसकी शक्ति को सील कर दिया, जिससे वह शक्तिहीन होकर एक तरफ गिर गई और वह वापस खड़ी नहीं हो सकी। और ये देखकर कि घिनौना बड़ा कीड़ा उसके ही मुंह में ठूंसा जा रहा है, चू फैंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि कोई कीड़ा उसे खा जाए। पिताजी, मुझे बचाओ, टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन ठीक उसी समय महल के प्रवेश द्वार से एक मेढक शैली की चीख गूंजी। उस पल चू फैंग ने साफ तौर पर महसूस किया कि काले टोड राजा के बुरे चेहरे पर घबराहट उभर आई थी। न केवल उसने चू फैंग की ओर अपनी हरकतें रोक दी, बल्कि उसने महल के प्रवेश द्वार की ओर अपनी नजरें घुमाई और जोर से चिल्लाया, इसे जाने दो। उसी समय चू फैंग ने भी महल के प्रवेश द्वार की ओर अपनी नजर डाली। उसने पाया कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, और वह व्यक्ति बिल्कुल ज़ी ज़ुबान युवान था। और ज़ी ज़ुबान युवान के सामने एक राक्षसी जानवर भी घुटनों के बल बैठा था। उस राक्षसी जानवर की शक्ल काले टोड राजा से बहुत मिलती जुलती थी। न केवल वह काले रंग का टोड था, बल्कि उसकी आंखें और शरीर भी बहुत मिलते जुलते थे। उसके पास गहन क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना भी थी। तो ऐसा लग रहा था कि काले टोड राजा का एक बेटा भी था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ी ज़ुबान युवान इतने लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। इसलिए बूढ़ी चीज ब्लैक टॉड किंग के बेटे को पकड़ने चली गई। दरअसल ब्लैक टॉड किंग की शक्ल से ये देखा जा सकता था कि वह अपने बेटे की बहुत परवाह करता था। इस बार ज़ी ज़ुबान युवान को ब्लैक टॉड किंग की कमजोरी का फायदा उठाने वाला माना जा सकता था। बड़े ज़ुबान युवान। उसी समय लियू ज़िजुन और प्रतिष्ठित विला के अन्य लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि वे सभी ज़ी ज़ुबान युवान की ताकत जानते थे। ये कम से कम ब्लैक टॉड किंग के बराबर होगा, इसलिए ज़ी ज़ुबान युवान को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। हालांकि ज़ी ज़ुबान युवान ने उन पर ध्यान नहीं दिया, और उसने काले टोड राजा से कहा, उन दो बच्चों को जाने दो, वरना मैं तुम्हारे छोटे टोड को मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत! अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की, तो तुम में से किसी को भी इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ब्लैक टॉड किंग ने अपनी ठंडी निगाहों से सभी दिशाओं में देखा और वह गुस्से से चिल्लाया, मेरी हिम्मत नहीं है,
क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? जीजुआ ने युवान हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में ठंडक उभर आई। नहीं, मैं उसे जाने दूंगा। ये देखकर ब्लैक टॉड किंग जल्दी से रुक गया और जल्दी से उसने चू फैंग को जमीन से ऊपर खींच लिया और कहा, निष्पक्षता के लिए तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और मैं उसे छोड़ दूंगा। उन दोनों को अपने आप चलने दो और न तो मुझे और न ही तुम्हें हिलने की अनुमति है। क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम कोई चाल न चलो। अगर तुमने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो मैं तुम्हें उसके परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। जीजुआ ने युवान ने ज्यादा संकोच नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे जवाब दिया और बोलते हुए उसने टोड को धक्का दिया, लेकिन साथ ही उसने अपनी आभा का उपयोग करके टोड को कसकर पकड़ लिया। अगर ब्लैक टोड किंग ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वह तुरंत ब्लैक टोड किंग के उत्तराधिकारी को मार देगा। भागो! इसके साथ ही ब्लैक टॉड किंग ने भी चू फैंग को बाहर धकेल दिया, लेकिन उसने जी लिंग को अपनी तरफ रखा। उस पल चू फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बर्फीली ठंडी आंखों की एक जोड़ी उसे पीछे से घूर रही थी और भयावह आभा की एक लहर भी खुद पर आ गई। इसलिए चू फैंग ने कोई अप्रत्याशित हरकत करने की हिम्मत नहीं की और वह सावधानी से उस ओर चला गया जहां जीजुआ ने युवान था। लेकिन साथ ही उसने अपने शरीर में दिव्य बिजली को समायोजित किया, बस मामले की जांच के लिए। रिबिट, मैंने उसे पकड़ लिया। दरअसल जैसे ही चू फैंग टोड से मिलने जा रहा था, टोड ने प्रोफाउंड क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा को बाहर निकाल दिया और अपने चिपचिपे काले रंग के हाथों को चू फैंग की ओर बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। इतनी दूरी पर भले ही जीजुआ ने युवान हमला करना चाहे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि चू फैंग ने ठंडी सांस ली। उसकी दोनों पुतलियां अचानक बदल गईं और उसका आभामंडल तुरंत गहन क्षेत्र के 3रे स्तर से गहन क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ गया। उसने अपना हाथ घुमाया और मेढक की बांह को अपनी हथेली में रख लिया। उसके बाद उसने ताकत के साथ घूमकर एक जोरदार झटका मारा। चू फैंग ने उस बड़े शरीर वाले टोड को नीचे दबाया, जिससे वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या उस दृश्य को देखने के बाद ब्लैक टॉड किंग और अन्य राक्षसी जानवर सभी बहुत हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग की आभा अचानक बदल जाएगी और उसकी ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी। वह वास्तव में ब्लैक टॉड किंग के बेटे को आसानी से वश में करने में सक्षम था। लेकिन उस समय राक्षसी जानवरों के सदमे की तुलना में इस घटना में भाग लेने वाले लोग स्पष्ट रूप से बहुत शांत थे। आखिरकार वे पहले से ही जानते थे कि चू फैंग कोई ऐसा दीपक नहीं था जो तेल बचाता हो। उसने कई खास तरीकों को समझा और उसके पास युद्ध करने की ऐसी शक्ति थी जो सामान्य बुद्धि से परे थी। लेकिन फिर भी जब चू फैंग ने इतनी आसानी से उस टोड को वश में कर लिया जो गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, तब भी उनके दिलों में आश्चर्य की भावना थी। फिर भी वह टोड कोई सामान्य राक्षसी जानवर नहीं था। वह काले टोड राजा का बेटा था और उसके शरीर में राक्षसी जानवर का खून बह रहा था जिसमें विशेष शक्ति थी। फिर भी इतने शक्तिशाली राक्षसी जानवर को चू फैंग ने इतनी आसानी से संभाल लिया। इससे पता चलता है कि चू फैंग कितना डरावना था। लेडी जी लिंग को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को अपंग कर दूंगा। चू फैंग का एक हाथ मेढक के कंधे पर था और दूसरा हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसके हाथ में एक सुनहरा रंग का खतरा था जो मेढक की गर्दन पर निशाना साध रहा था। अरे इंसान, तुम चालाकी करते हो। हम एक ही समय पर रिहा करने के लिए सहमत हुए थे। इसका क्या मतलब है? ब्लैक टॉड किंग ने कोई जवाब नहीं दिया और वह केवल गुस्से में चू फैंग पर चिल्लाया। ये सिर्फ तुम्हारे और एल्डर जुवान या युवान के बीच हुआ समझौता था। उसने अपना वादा पहले ही पूरा कर दिया है। अभी मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूँ। मुझसे मत पूछो कि इसका क्या मतलब है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, रिहा करो या न करो। चू फैंग की नज़र तलवार की तरह तेज थी और उसके लहजे में शुद्ध दबंगई ने कई सुंदरियों को आकर्षित किया, क्योंकि चू फैंग ने जो शान दिखाई वह बिल्कुल भी सामान्य लोगों में नहीं थी। वे एक राजा की जन्मजात शान थे। अध्याय 374 पीछे हटना। बेटे, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मुझे धमकाने का क्या नतीजा होगा? ब्लैक टॉड किंग की निगाहों में ठंडक बढ़ गई। जब चू फैंग जैसे छोटे इंसान ने उसे मजबूर किया तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। तारानकन फफफ। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के हाथ से एक चमक के साथ खून हर जगह फैल गया। उसने वास्तव में खंजर को मेढक के चेहरे पर बुरी तरह से घोंपा था। टिल्ड। उसके चेहरे पर दर्द के कारण ब्लैक टॉड किंग के बेटे ने अपना मुंह चौड़ा किया और अजीब तरह से चीखने लगा। जाहिर है उसे हल्का दर्द नहीं था।
और अपने बेटे के चेहरे से बड़ी मात्रा में खून बहता देख काले टोड राजा की आंखें भी चमक उठी और वह घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग, एक मानव बच्चा, इतना साहसी होगा और अपने ही बेटे पर सीधे हमला करने के लिए इतना क्रूर होगा। ये कुछ ऐसा था जो ज़ी जुआनयुआन ने भी करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन वह बात जो उसे उम्मीद नहीं थी अभी भी सामने आ रही थी। ये देखकर कि ब्लैक टॉड किंग के पास कोई प्रतिक्रिया है, चू फैंग ने अचानक खंजर निकाला, ब्लैक टॉड किंग के बेटे की आंख की ओर इशारा किया और फिर से वार करने वाला था। रुको, मैं उसे छोड़ दूंगा। ये देखकर काले टोड राजा जल्दी से जोर से चिल्लाया और तभी चू फैंग ने अपनी नीचे उतरने की गति रोकी। लेकिन पुराने नियमों के अनुसार हम एक साथ रिहा होंगे। तुम मेरे बेटे को जाने दो और मैं इस लड़की को जाने दूंगा। ब्लैक टॉड किंग ने ज़ीलिंग को जमीन से ऊपर खींच लिया। ये वो नियम थे जो तुमने एल्डर जुआनयुआन के साथ तय किए थे, वे मेरे लिए बेकार थे। ज़ीलिंग को अभी रिहा करो वरना मैं तुम्हारे बेटे की आंखें निकाल दूंगा। चू फैंग का रवैया दृढ़ था और उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। बेटे, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ और करने की हिम्मत की तो क्या तुम मानते हो कि मैं उसके चेहरे पर हर जगह घाव कर दूंगा? काले टोड राजा ने गुस्से से कहा। फुसफुसाहट, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त भी कर पाता, चू फैंग के हाथ में खंजर एक बार फिर नीचे आ गया। पुछी की आवाज के साथ हर जगह खून फैल गया और चू फैंग के हाथ में खंजर काले टोड राजा के बेटे की आंखों में घुस गया। इसके बाद उसने खंजर से खोदकर खून से लाल रंग की आंख को जबरन बाहर निकाला। फुसफुसाहट। इसके बाद चू फैंग ने अपनी हरकतों को रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, नहीं उसे इस बात की परवाह थी कि ब्लैक टॉड किंग क्या धमकियां दे रहा है। उसने ब्लैक टॉड किंग के बेटे की दूसरी आंख पर निशाना साधा, फिर अचानक से फिर से वार किया। उसके हमले निर्णायक और असामान्य रूप से कुंद थे। रुको, मैं छोड़ता हूँ। ब्लैक टॉड किंग घबरा गया और उसने अब किसी भी शर्त पर बातचीत नहीं की। उसने ज़ीलिंग को पकड़ लिया, अपना बड़ा हाथ लहराया और सीधे उसे चू फैंग की ओर फेंक दिया। और ठीक उसी समय ज़ी जुआनयुआन हवा में उठा और ज़ीलिंग को अपने आलिंगन में जकड़ लिया और उसकी कैद तोड़ दी। जल्दी करो, जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो, ब्लैक टॉड किंग पागलों की तरह चिल्लाया और उसका शरीर भी कांप रहा था। कौन जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि वह चू फैंग से नाराज था या चू फैंग से डर गया था, लेकिन कुल मिलाकर वह क्रोध से भर गया था और वह अपने शरीर में उमड़ते हुए हत्या के इरादों को बलपूर्वक सहन कर रहा था। अपने मातहतों से कहो कि उन्हें छोड़ दें। हालांकि चू फैंग ने तुरंत ब्लैक टॉड किंग के बेटे को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने अपनी नज़र ज़ू झोंगियों और उन अन्य लोगों पर डाली जो राक्षसी जानवरों से घिरे हुए थे। बेटे, क्या तुम भी चेहरा चाहते हो? मैंने पहले ही उन लोगों को रिहा कर दिया है जिन्हें तुम चाहते थे कि मैं रिहा करूं, लेकिन अभी न केवल तुम मेरे बेटे को जाने नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम चाहते हो कि मैं सभी को रिहा कर दूं। तुम अभी भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो। ब्लैक टॉड किंग के स्वर में भयानक रक्त पिपासा समाहित थी, लेकिन चू फैंग को जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने शांति से और सहजता से कहा, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। मैंने कभी नहीं कहा कि अगर तुम ज़ीलिंग को रिहा कर दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को रिहा कर दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारी एकतरफा इच्छा थी। हे भगवान, मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखा। तो आज कम से कम तुमने अपना क्षितिज तो विस्तृत कर लिया है। एक सीधा सादा वाक्य, रिहा करो या नहीं रिहा करो। जैसे ही उसने कहा, चू फैंग ने फिर से अपने हाथ में खतरा उठाया। छोड़ो, मैं छोड़ दूंगा, इसे और नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं उन्हें छोड़ने के बाद तुम्हें मेरे बेटे को भी छोड़ना होगा। ब्लैक टॉड किंग वास्तव में अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि उसे और कोई नुकसान हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद काले टोड राजा के संकेत पर राक्षसी जानवरों ने जो जू झोंगी और अन्य को पूरी तरह से घेर लिया था, जल्दी से उनके शरीर पर लगी विशेष लताओं को खोल दिया। अंततः जू झोंगी और अन्य लोग सफलतापूर्वक महल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे और ज़ी जुआनयुआन के पीछे छिप गए। मेरे बेटे को जाने दो, मेरे बेटे को जाने दो। तुमने जो कुछ भी करने को कहा था वह सब मैंने पहले ही कर दिया है। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। और उसी क्षण ब्लैक टॉड राजा लगभग पागल हो गया। दहाड़ के फटने से महल हिल गया, जिससे वह कांप उठा, मानो वह ढहने वाला हो। चू फैंग पूरी तरह से कल्पना करने में सक्षम था कि अगर वह काले टोड राजा के हाथों में पड़ गया तो वह कितना दुखी होगा। लेकिन चू फैंग को भी गहराई से समझ में आ गया था कि वे अभी भी राक्षसी जानवर के घोंसले के अंदर थे।
हालांकि हर कोई उनके नियंत्रण की सीमा में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे वास्तव में सुरक्षित थे। तो चू फैंग ने जी जुआनयुआन की ओर अपनी नजर डाली और पूछा, बड़े जुआनयुआन, आगे क्या है? बेटा, बहुत सुंदर काम किया है। तुमने मेरी बहुत सी परेशानियों का ख्याल रखा है। जीलिंग ने प्रशंसा भरी नजरों से चू फैंग की ओर देखा, फिर तुरंत बाद उसने जीलिंग से कहा, जीलिंग, उन्हें ले जाओ और सीधे 1000 राक्षस पर्वत से निकल जाओ। प्रतिष्ठित विला में वापस लौटो। इसके अलावा प्रतिष्ठित विला में बड़ों से 1000 राक्षस पर्वत में सेना भेजने के लिए मत कहो। विला में बस हमारी खबर का इंतजार करो। दादाजी, आप। जीलिंग अभी भी अपने दादाजी के बारे में थोड़ा चिंतित थी। जल्दी से चले जाओ, तुम सब यहाँ आकर सिर्फ मेरा ध्यान भटकाओगे। जी जुआनयुआन का स्वर दृढ़ था। जीलिंग, चलो, उनकी लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम भाग ले सकें। चू फैंग भी सलाह देने के लिए आगे बढ़ा। दादाजी, आपको सावधान रहना चाहिए। अंत में जीलिंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया। सब लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये देखकर चू फैंग ने जीलिंग को खींच लिया और सीधे बाहर चला गया। बूबो, जू झोंग्यू और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के अन्य लोग स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे चले गए। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, वे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्होंने फिर भी चू फैंग का अनुसरण करने और बाहर की ओर चलने का फैसला किया, क्योंकि चू फैंग द्वारा काले टोड राजा को मजबूर करने के दृश्य के बाद लोगों को लगा कि वह युवक जो उनसे उम्र में भी छोटा था, वास्तव में पूरी तरह से भरोसेमंद था। और चू फैंग ने सभी को निराश नहीं किया। बीहर गुफा में वह एक बार भी नहीं भटका और उसने कई सौ लोगों को ब्लैक टॉड किंग के घोंसले से बाहर निकाला। जहां तक 1000 लोगों के कई सौ हो जाने का सवाल है, तो ये स्वाभाविक था, क्योंकि जब वे राक्षसी जानवर द्वारा पकड़े जा रहे थे तो उनमें से एक हिस्सा पहले ही मर चुका था। तारानकन धमाका। हालांकि चू फैंग और अन्य लोगों के चट्टानी जंगल से बाहर निकलने के तुरंत बाद उनके पीछे गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और उनके पैरों के नीचे की जमीन भी कांप उठी। अनगिनत मोटी दरारें फैल गईं और पेड़ों का एक बड़ा क्षेत्र गिरने लगा। भूमिगत महल से घना धुआं उठने लगा। भागो, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर कोई अनुमान लगा सकता था कि निस्संदेह जी जुआनयुआन और ब्लैक टॉड किंग ने अपने हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों की ताकत बहुत शक्तिशाली थी और भले ही यह उनके संघर्ष का एक छोटा सा अवशेष था, लेकिन लगभग कोई भी व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता था। तो ऐसी परिस्थितियों में चू फैंग, जू झोंग्यू, जी किंगमिंग और लियू झेझुन सभी ने अपनी अग्रणी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और समूह का नेतृत्व करना शुरू कर दिया और तेजी से 1000 राक्षस पर्वत से बाहर निकल गए। लेकिन जिस बात को जी किंगमिंग और लियू झेझुन सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके, वह ये थी कि अनजाने में जिस नेता पर लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह वे नहीं थे जिनके पास सबसे उत्कृष्ट ताकत थी, बल्कि चू फैंग थे, जो केवल गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। अध्याय 375 खजाने का स्थान। वर्तमान 1000 राक्षस पर्वत पहले से ही मनुष्यों और राक्षसी जानवरों के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। दूर से राक्षसी जानवरों की दहाड़ें अंतहीन रूप से गूंज रही थीं और साथ ही बहरा करने वाली गड़गड़ाहट भी। घने धुएं का एक बड़ा क्षेत्र आकाश में फैल गया और हर कोई इसे 1000 मील की परिधि में देख सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध में प्रतिष्ठित विला को राक्षसी जानवरों द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए वर्तमान युद्ध की स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं दिख रही थी। यदि ऐसा नहीं होता तो जी जुआनयुआन ने जीलिंग को यह निर्देश नहीं दिया होता कि वह प्रतिष्ठित विला को 1000 राक्षस पर्वत पर और अधिक सुदृढ़ीकरण न भेजने दे। लेकिन सौभाग्य से रास्ते में चू फैंग और अन्य लोगों को किसी भी राक्षसी जानवर का सामना नहीं करना पड़ा, जो बहुत मजबूत थे, और वे अंततः सुरक्षित रूप से 1000 राक्षस पर्वत से बच निकले और प्रतिष्ठित विला में लौट आए। विला की ओर मुड़ने के बाद इवेंट ग्रुप पर घात लगाए जाने और राक्षसी जानवर द्वारा प्रेस्टिजियस विला में जासूस भेजे जाने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे प्रेस्टिजियस विला में अराजकता फैल गई। लोगों के दिल डर गए और वे बेहद बेचैन हो गए। हर कोई चिंतित था कि क्या प्रतिष्ठित विला द्वारा 1000 राक्षस पर्वत पर हमला करने के लिए भेजी गई मुख्य सेना को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा या नहीं। यहाँ तक कि जू झोंग्यू, बूबो और अन्य लोग भी चिंतित थे। आखिरकार न केवल प्रतिष्ठित विला के विशेषज्ञों ने 1000 राक्षस पर्वत पर हमला किया, बल्कि विश्व आत्मा गिल्ड ने भी मदद के लिए कुछ चोटी के विशेषज्ञों को भेजा। संक्षेप में कहें तो वर्तमान प्रतिष्ठित विला में उदासी का माहौल था। हर कोई अपनी शक्ति के विशेषज्ञों के बारे में चिंतित था, क्योंकि हर एक गिरा हुआ विशेषज्ञ उनके भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा।
यहाँ तक कि ज़ीलिंग भी चिंतित थी कि उसके दादा सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन लोग कुछ नहीं कर सकते थे और उनके पास केवल इंतजार करने का विकल्प था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह थी कि प्रतिष्ठित विला में लौटने के बाद न केवल लियू झेजुन ने चू फैंग के लिए चीजों को और मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि जिस दिन वह प्रतिष्ठित विला में लौटा वह जल्दी से गायब हो गया। उस स्थिति का सामना करते हुए सभी को लगा कि उसके दिल में अपराध बोध है। वह दूसरों को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं रखता था, इसलिए वह खुद को छिपा लेता था। हालांकि ये कहना पड़ा कि लियू झेजुन द्वारा किए गए तमाशे और राक्षसी जानवरों द्वारा अपहरण किए जाने के मामले के बाद न केवल सभी ने चू फैंग के प्रति नापसंदगी महसूस नहीं की, बल्कि उनके प्रति उनकी अच्छी भावनाएं भी कई गुना बढ़ गईं, और वे अच्छी भावनाएं लिंग द्वारा प्रतिबंधित नहीं थीं। आप कह रहे हैं कि जियांग वुशांग ने 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करने के तुरंत बाद समूह छोड़ दिया। उस पल चू फैंग के विश्राम महल के भीतर उसकी आंखों में विस्मय का एक स्पर्श उभरा, क्योंकि उसने पाया कि उसने जियांग वुशांग की छाया कहीं नहीं देखी थी। इसलिए उसने गूबो को अपने विश्राम क्षेत्र में बुलाया और इसके बारे में पूछताछ की। और गूबो ने जो जवाब दिया उससे चू फैंग के दिल में संदेह पैदा हो गया, क्योंकि जियांग वुशांग ने 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करने के बाद समूह छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि लड़के के पास संभवतः पहले से ही योजना थी। फिर इसे विशेष सूचना स्रोतों से जोड़ते हुए जो संभवतः जियांग वुशांग के पास थे, चू फैंग को यह महसूस करना पड़ा कि यहाँ की उनकी यात्रा संभवतः 1000 राक्षस पर्वत में खजाने के लिए भी होगी। आखिरकार उनके जियांग राजवंश ने पहले भी 1000 राक्षस पर्वत पर हमला किया था, इसलिए ये काफी संभावना थी कि वो प्रतिष्ठित विला की तुलना में 1000 राक्षस पर्वत की स्थिति के बारे में और भी अधिक स्पष्ट थे। लेकिन इस बात की तुलना में कि जियांग वुशांग को खजाने का ठिकाना पता था या नहीं, चू फैंग प्रतिष्ठित विला और 1000 राक्षस पर्वत के बीच युद्ध की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित था। हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही था या गलत। चू फैंग को अभी भी उम्मीद थी कि प्रतिष्ठित विला एक निश्चित लाभ पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि केवल तभी राक्षसी जानवरों की रक्षा कम हो सकती है, और केवल तभी जब राक्षसी जानवरों की रक्षा क्षमताओं को कम किया जाता है, चू फैंग अधिक आसानी से उन चीजों को प्राप्त करने का मौका पाने के लिए घुस सकता है जो वह प्राप्त करना चाहता था। वह बेचैनी और बेचैनी भरी प्रतीक्षा 3 दिन तक चली। अंत में 1000 राक्षस पर्वत की दिशा में बड़ी संख्या में सफेद सिर वाले चील दिखाई दिए। वे लौट रहे हैं, लॉर्ड विला हेड लौट रहे हैं। उसी समय प्रेस्टिजियस विला में जयकारे गूंज उठे, क्योंकि इस बार प्रेस्टिजियस द्वारा भेजी गई सेनाएं विजयी होकर लौट आई थीं। हालांकि युद्ध के बाद प्रतिष्ठित विला और सभी दिशाओं से शक्तियों ने कमोबेश कुछ शक्तिशाली लोगों को खो दिया, लेकिन वे राक्षसी जानवरों द्वारा दबाए नहीं गए। इसके बजाय इस बार ये कहा जा सकता है कि वे एक बड़ी जीत के साथ लौटे। ऐसा क्यों कहा गया? इसका कारण ये था कि वे एक बंदी को वापस लाए थे। वह बंदी कोई सामान्य बंदी नहीं था, वह 5 राक्षस राजाओं में से एक था, काला टोड राजा, और जिसने इतनी सराहनीय सेवा की थी वह ज़ीलिंग का दादा जी जुवानेयुआन था। यह जी जुवानेयुआन वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि संघ के बुजुर्गों का कहना है कि ब्लैक टॉड किंग के पास स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना है, फिर भी जी जुवानेयुआन उसे जीवित वापस पकड़ सकता है। इसका मतलब है कि जी जुवानेयुआन के पास कम से कम स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना होनी चाहिए और विशेष तरीकों को समझना चाहिए, अन्यथा उसके लिए ब्लैक टॉड किंग को पकड़ना संभव नहीं होगा, जिसके पास विशेष रक्त है। उसी समय गूबो फिर से चू फैंग के विश्राम महल में आ गया। पिछले कुछ दिनों में हालांकि चू फैंग घर से बाहर नहीं निकला था, फिर भी वह बाहर की सारी बातें अच्छी तरह समझता था, और इसका कारण ये था कि उसके पास गूबो था जो सब कुछ जानता था, जो उसे लगातार जानकारी देता रहता था। स्वर्ग क्षेत्र का 5वां स्तर। तो ब्लैक टॉड किंग और एल्डर जुवानेयुआन इतने मजबूत हैं। गूबो 9 प्रांतों के वर्तमान महाद्वीप में क्या किसी को स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना के साथ एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में गिना जा सकता है? चू फैंग ने पूछा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जानकारी के संबंध में गूबो वास्तव में चू फैंग से अधिक जानता था। वे कर सकते हैं, बेशक वे कर सकते हैं। चू फैंग, आपको पता होना चाहिए कि 100 साल पहले मेरे विश्व आत्मा गिल्ड और जी कबीले दोनों में एक परम शिखर प्रतिभा प्रकट हुई थी, है ना? गूबो ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। मुझे याद है। सबसे पहले चू फैंग ने असुर भूत टॉवर में प्रवेश करने से पहले वास्तव में 2 प्रतिभाशाली लोगों की कहानी के बारे में सुना था। उसने जो सुना उसके अनुसार वे ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें 1000 साल के भीतर देखना मुश्किल था, और उनके अस्तित्व के कारण ही उस समय स्पिरिट प्रांत 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे मजबूत प्रांत बन गया। बेशक
तथाकथित सबसे मजबूत प्रांतों में स्वाभाविक रूप से हान प्रांत शामिल नहीं था, जिस पर जियांग राजवंश का कब्जा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब से जियांग राजवंश ने 9 प्रांतों के महाद्वीप में प्रवेश किया था, महाद्वीप के भीतर सबसे मजबूत शक्ति केवल जियांग राजवंश थी। अधिपति को हिलाया नहीं जा सका, और यहाँ तक कि उस वर्ष एजियो ड्रैगन संस्थापक, जो इतना शक्तिशाली था, केवल जियांग राजवंश के लिए सिरदर्द का कारण बना, लेकिन जियांग राजवंश के अधिपति की स्थिति को हिला नहीं सका। लेकिन मुख्य विषय पर वापस आते हुए, उस वर्ष के 2 प्रतिभाशाली लोग काफी युवा थे, और उस उम्र में स्पिरिट प्रांत को 9 प्रांतों में सबसे मजबूत बना पाना पहले से ही बहुत उत्कृष्ट बात थी। लेकिन चू फैंग ने यह भी सुना कि 2 शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनके पास अत्यंत उच्च मार्शल साधना प्रतिभा थी और जो आत्मा संरचनाओं की सिद्धि में अत्यंत कुशल थे, उन्हें एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने हरा दिया था। और चू फैंग को यह भी पता था कि वह तथाकथित रहस्यमय विशेषज्ञ कौन था। ये राक्षसी जानवर था जो इस समय असुर भूत टॉवर के भीतर कैद था। पहले 2 शीर्ष प्रतिभाओं के पास केवल स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर की साधनाएं थीं। हालांकि 9 प्रांतों का वर्तमान महाद्वीप 100 साल पहले वाले से पहले से ही अलग है, क्योंकि सभी दिशाओं में शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं और विशेषज्ञों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर के व्यक्ति को अभी भी एक ऐसा चरित्र कहा जा सकता है जो 9 प्रांतों के महाद्वीप की पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा है। बू बो ने समझाया, तो इसका मतलब है कि जी जुवान वास्तव में काफी मजबूत है। चू फैंग ने भी अपना सिर हिलाया। अब तक के बारे में सोचते हुए उसे भी लगा कि जी जुवान अथाह गहरा था और शायद थोड़ा रहस्यमय भी। हाँ, प्रतिष्ठित विला का मुखिया पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, और अब जी जुवान प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है कि केवल मेरा विश्व आत्मा गिल्ड और 9 प्रांतों के महाद्वीप में जी कबीला ही प्रतिष्ठित विला का सामना कर सकता है। उस बिंदु पर बोलते हुए बूबो के चेहरे पर गर्व की झलक थी, क्योंकि न केवल विश्व आत्मा गिल्ड में बादलों जैसे सामान्य विशेषज्ञ थे, बल्कि ताकत के मामले में ये प्रतिष्ठित विला से कमतर नहीं था। गिल्ड का जियांग राजवंश के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता था, जिसका मतलब था कि विश्व आत्मा गिल्ड की पीठ के पीछे सर्वोच्च शक्ति जियांग राजवंश इसका समर्थन करने के लिए मौजूद था। इसलिए बूबो के दृष्टिकोण से चाहे प्रेस्टीजियस विला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अंत में यह अभी भी उसके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर प्रेस्टीजियस विला और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बीच संघर्ष हुआ और अगर जियांग राजवंश ने हस्तक्षेप किया, तो राजवंश निश्चित रूप से वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की ओर झुक जाएगा। कारण बहुत सरल था, जियांग राजवंश को वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से शक्तिशाली वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के समूह की आवश्यकता थी। ये सही है चू फैंग, वास्तव में मुझे आज यहाँ आकर तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। अचानक बूबो का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। कौन सी चीज? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। गिल्ड के बुजुर्गों से मैंने सुना कि पिछले कुछ दिनों में प्रतिष्ठित विला ने ब्लैक टॉड किंग को यातना दी थी और वे 1000 राक्षस पर्वत के खजाने का पता लगाना चाहते थे। अंत में उन्होंने ब्लैक टॉड किंग को उसके बेटे के साथ धमकाया और अंततः ब्लैक टॉड किंग को बोलने के लिए मजबूर करने में सफल रहे, और इसने उन्हें खजाने का स्थान बताया। क्या ये सच है? उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग का चेहरा बदलने से नहीं बच सका और वह उत्साह से एक सेंग के साथ खड़ा हो गया। अध्याय 376 आखिरी मौका। ये बिल्कुल सच है। प्रतिष्ठित विला ने पहले ही मेरे विश्व आत्मा गिल्ड और जी कबीले, युवानगान स्कूल, फायर गॉड स्कूल, हिडन वाइट सेक्ट, फ्री एंड अनरेस्ट्रेन्ड वैली और स्वॉर्ड गॉड वैली जैसी शक्तियों के साथ एक समझौता कर लिया है। एक 8 पक्षीय गठबंधन अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। बूबो ने कहा। 8 पक्षीय गठबंधन? चू फैंग थोड़ा हैरान हुआ। हम केवल 8 शक्तियां हैं। जहां तक अन्य छोटी शक्तियों का सवाल है, 1000 राक्षस पर्वत पर हमला करने की उनकी योग्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि वे छोटी शक्तियां 1000 राक्षस पर्वत में खजाने पाने के लिए योग्य नहीं हैं। बूबो ने कहा। चू फैंग ने पूछा, कौन सा खजाना 8 बड़ी शक्तियों को एक गठबंधन स्थापित करने और एक के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है? ब्लैक टॉड किंग ने जो कहा उसके अनुसार 1000 राक्षस पर्वत के भीतर वास्तव में एक रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए प्राचीन अवशेष हैं, और उन अवशेषों के भीतर कई अद्भुत खजाने हैं और संभवतः कुलीन हथियार भी हैं। उस समय राक्षस राजा, जिसने जियांग राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, केवल इसलिए इतनी क्रूर ताकत हासिल करने में सक्षम था क्योंकि उसे अवशेषों में एक बड़ा मौका मिला था। और अभी 1000 राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवर खजाने को दिव्य वस्तुओं के रूप में लेते हैं और वे उनकी पूजा करते हैं, उन्हें एक भूमिगत महल के अंदर रखते हैं। बूबो ने समझाया। उन शब्दों को सुनने के बाद
चू फैंग के विचार तुरंत बदल गए क्योंकि वह जानता था कि जिस चीज को वह खोजना चाहता था वह 8 महान शक्तियों द्वारा पाई गई थी। आज मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वे रहस्य हैं और केवल 8 शक्तियों के उच्च अधिकारी ही जानते हैं। इसके बारे में किसी और को मत बताना। बू बो ने गंभीरता से याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं ये रहस्य बनाए रखूंगा। ठीक है, वे अपना कदम कब उठाने वाले हैं? चू फैंग ने बारीकी से पूछा। उन्हें अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। आखिरकार बचे हुए 4 मॉन्स्टर किंग ऐसे किरदार नहीं है जिनसे निपटना आसान है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार अगर यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने 1000 मॉन्स्टर माउंटेन पर हमला किया था और अगर ज़िज़ुआनयुआन समय पर नहीं पहुंचता तो किनलेई और बाकी लोगों की मौत हो जाती, इसलिए इस बार वे गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। बू बो ने कहा। वे क्या करने की तैयारी कर रहे हैं? चू फैंग ने पूछा। 8 शक्तियों में से प्रत्येक को स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति के साथ साथ 10 स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजना होगा ताकि एक स्वर्ग क्षेत्र सुपर शक्तिशाली टीम बनाई जा सके जो एक ही बार में 1000 राक्षस पर्वत को पार कर सके। बू बो ने कहा। इसका मतलब है कि वे वाकई गंभीर हैं। चू फैंग ने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी। 80 से ज्यादा स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ और उनमें से 8 के पास स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की साधनाएं भी थीं। जियांग राजवंश के अलावा 9 प्रांतों के महाद्वीप के भीतर कौन सी शक्ति ऐसे गठन के खिलाफ लड़ सकती थी? ये वैसा ही था जैसे 8 बड़ी शक्तियों में से सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति वाले लोगों को इकट्ठा करना। चाहे 1000 राक्षस पर्वत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 4 राक्षस राजाओं के आधार के बावजूद वे अभी भी इतनी ताकत को रोक पाने में स्पष्ट रूप से असमर्थ थे। हालांकि चू फैंग को उम्मीद थी कि प्रतिष्ठित विला का पक्ष 1000 राक्षस पर्वत को दबा सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मनुष्य राक्षसी जानवरों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। अगर वे सीधे ऐसा करते हैं तो खजाने मनुष्यों के हाथों में चले जाएंगे और चू फैंग को लाभ नहीं मिल पाएगा। उसे जिस खजाने की जरूरत है उसे हथियाना तो दूर की बात है। हाँ, इस बार वे वाकई गंभीर हो रहे हैं। आखिरकार वे बेहद खजाने को आकर्षित कर रहे हैं। एक कुलीन आयुध, यह एक ऐसी चीज है जो लोगों को पागल कर सकती है, लेकिन 4 राक्षस राजाओं की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। आखिरकार राक्षसी जानवरों की काया हमेशा से ही बेहद शक्तिशाली रही है, खास तौर पर 4 राक्षस राजा। वे सभी राक्षस जानवर हैं जिनके पास विशेष रक्त है, और अगर वे उस पर अपना जीवन दांव पर लगाते हैं तो मुझे डर है कि 8 शक्तियों के गठबंधन को भी कुछ परेशानी होगी। तो इस बार जो लोग बाहर भेजे गए हैं वे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। बड़े भाई जू झोंक्यू ने लड़ाई में शामिल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बड़ों ने मना कर दिया। बू बो ने उन रहस्यों को जो बाहर के लोगों को नहीं बताए जा सकते थे चू फैंग को विस्तार से बताया, क्योंकि उन्होंने चू फैंग को बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं लिया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बू बो फिर से आया और उसे बताया कि उसके विश्व आत्मा संघ के उप प्रमुख और साथ ही कुछ प्रबंधक बुजुर्ग गुप्त रूप से प्रतिष्ठित विला में पहुंचे, और इसी तरह जी कबीले के उप प्रमुख और साथ ही कुछ प्रबंधक बुजुर्ग भी पहुंचे। फिर 2 दिनों के बाद बू बो फिर से आया और चू फैंग को बताया कि युवानगान स्कूल के प्रमुख, फायर गॉड स्कूल के प्रमुख, छिपे हुए सफेद संप्रदाय के प्रमुख और स्वतंत्र और अनियंत्रित घाटी के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से प्रबंधक बुजुर्गों का नेतृत्व करते हैं और प्रतिष्ठित विला में पहुंचे। और उसी रात तलवार भगवान घाटी के प्रमुख और तलवार भगवान घाटी के शीर्ष विशेषज्ञ भी गुप्त रूप से प्रतिष्ठित विला में पहुंचे। 8 पक्षीय गठबंधन सभी आ चुके थे और एक स्पर्श के साथ एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगली सुबह प्रतिष्ठित विला के प्रमुख ने विवाह समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक बार फिर पर्वत शिखर के शिखर पर बुलाया, और उन्होंने सबसे पहले उन लोगों के लिए अपना दुख व्यक्त किया जो दुर्भाग्य से 1000 राक्षस पर्वत में गिर गए थे। इसके बाद उन्होंने स्वयं को जिम्मेदार ठहराने की पहल की और उन शक्तियों को बड़ी मात्रा में मुआवजा देने का वादा किया जिनके सदस्य मारे गए थे। और अंत में उन्होंने एक बात की घोषणा की, और वही ये थी कि विवाह समारोह अभी भी जारी रहेगा। हालांकि इस बार वे किसी भी कार्यक्रम के लिए 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश नहीं करने वाले थे। उन्हें प्रतिष्ठित विला के भीतर विवाह समारोह में भाग लेने वाले लोगों के साथ मिलना था। इस बार सीमा 12 दिन की थी। 12 दिन बाद प्रतिष्ठित विला से आई महिलाएं पहाड़ की चोटी पर उस आदमी का नाम बताती जिसे वे पसंद करती थीं, और उस समय विवाह समारोह के पर्दे भी पूरी तरह से गिर जाते थे। 12 दिन बाद विवाह समारोह के पर्दे पूरी तरह से गिर जाएंगे। पर्दे वास्तव में पूरी तरह से गिर जाएंगे, क्योंकि उस समय ये तब होगा जब उनका 8 पक्षीय गठबंधन 1000 राक्षस पर्वत में खजाने को विभाजित करने के बाद विजयी होकर लौटेगा। उस पल
चू फैंग अपने महल में खुद से ही बड़बड़ा रहा था। सुबह विवाह समारोह के बारे में घोषणाएं समाप्त करने के बाद प्रतिष्ठित विला के प्रमुख किन लेई प्रतिष्ठित विला से चले गए और उनके साथ जाने वाले लोग 7 अन्य शक्तियों के शीर्ष बड़े पात्र थे। जिस स्थान की ओर वे जा रहे थे वह स्वाभाविक रूप से 1000 राक्षस पर्वत था और चू फैंग ने अपनी अंतिम तैयारियां भी पूरी कर लीं। पिछले दिनों जब वह घर से बाहर नहीं निकलता था तो वह आराम करने के लिए खुद को बंद नहीं करता था। सुबह से रात तक बिना रुके वह पीछे की ओर सोचता रहता था और 1000 राक्षस पर्वत के नक्शे का अध्ययन करता था जो रहस्यमय राक्षसी जानवर ने उसे तब दिखाया था। चू फैंग को 1000 राक्षस पर्वत पर वापस जाना पड़ा क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था। वह उस खजाने को जो उसकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकता था दूसरों के हाथों में नहीं जाने दे सकता था। हालांकि इस बार वास्तव में बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो 1000 राक्षस पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कीमती खजाने का सामना करते समय चू फैंग के पास कोई सहयोगी नहीं था। चाहे वह इंसान हो या राक्षसी जानवर, उनमें से कोई भी उसका दुश्मन होगा। इसलिए चू फैंग को 1000 राक्षस पर्वत की संरचना को और गहराई से समझना था। उसे उस क्षेत्र को समझना था जिसमें खजाना छिपा था। लेकिन दुख की बात है कि चू फैंग की याददाश्त सीमित थी और नक्शे के रिकॉर्ड भी सीमित थे। चू फैंग को सिर्फ भूमिगत महल की ओर जाने वाली सड़क का पता था, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि उसके भीतर किस तरह के खतरे थे। फुसफुसाहट अचानक चू फैंग के सामने बैंगनी रोशनी की एक पंक्ति चमक उठी और एक सुंदर आकृति पहले से ही उसके सामने प्रकट हो गई थी। वह बैंगनी रंग की स्कर्ट, वह सुंदर चेहरा, वह गति जिसे चू फैंग भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यह कोई और नहीं बल्कि जी लिंग था। तुम लड़की, मैं कहता हूँ, क्या तुम इतनी बेतरतीब ढंग से प्रकट नहीं हो सकती? तुमने मुझे डरा दिया है। क्या मुझे इसके लिए तुम्हें दोष देना चाहिए? चू फैंग 1000 राक्षस पर्वत के बारे में सोच रहा था और जब जी लिंग ने अचानक उसे इस तरह से परेशान किया तो वह वास्तव में डर से उछल सकता था। छी, अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें भूतों की दस्तक से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अभी क्या सोच रही थी? इतनी चालाक। जी लिंग की खूबसूरत बड़ी आंखें घूम रही थीं, मानो वह चू फैंग के दिल की बातों को देखने जा रही हो। पाह पाह पाह, तुम ही हो जो बहुत चालाक हो। सीधे बोलो, दिन के बीच में तुम मेरी खिड़की से कूद गए। क्या तुम अनैतिक काम करने की योजना बना रहे हो? चू फैंग ने हंसते हुए कहा। फिर जल्दी से उसने अपनी बुरी नज़र जी लिंग के नाजुक और आकर्षक शरीर पर डाली और खासकर उसके सीने के सामने उभरी हुई मोटी वक्रता को देखने के बाद चू फैंग को लगा कि वह वासना में जल रहा है और बेकाबू होकर उसके नीचे एक प्रतिक्रिया हो रही थी। अध्याय 377 सहयोग। अगर तुमने थोड़ा और देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। ये देखकर जी लिंग का सफेद, चमकदार और चिकना छोटा चेहरा तुरंत एक चमकदार लाल सेब बन गया और उसने चू फैंग को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हे, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन सच बोलो, जब से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे पास दिव्य शरीर है। चू फैंग ने हंसते हुए कहा। तुम, दिव्य शरीर? 2 शब्द सुनकर जी लिंग का छोटा चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया और एक छलांग के साथ वह चू फैंग के सामने पहुंची और उसने अपने हाथ से चू फैंग के मुंह को कसकर बंद कर दिया। उसी समय उसने अपनी आत्मा शक्ति को फैलाया और जब उसे पता चला कि उसके आसपास कोई और लोग नहीं है, तब उसने राहत की सांस ली। उसने चू फैंग को थोड़ी नाराजगी से देखा और कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। कौन सी चीज? चू फैंग ने जी लिंग का हाथ छुड़ाया और उत्सुकता से पूछा। मुझे यकीन है कि आपने मेरे प्रतिष्ठित विला के विश्व आत्मा गिल्ड जैसी अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन स्थापित करने के मामले के बारे में सुना होगा। हजारों राक्षसों के पहाड़ के भीतर वास्तव में एक खजाना है। मुझे अंदर के खजानों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे शक्तिशाली मार्शल कौशल में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं एक नज़र डालने के लिए वहां जाना चाहता हूँ। जी लिंग ने कहा, चूंकि तुम 1000 राक्षस पर्वत पर जाना चाहते हो तो सीधे किन लेई और अन्य लोगों के साथ चले जाओ। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ये संभव है कि अगर तुम उनके साथ जाना चाहो तो वे तुम्हें साथ नहीं लाएंगे। चू फैंग ने पूछा। बेशक वे मुझे नहीं ला सकते। इस बार जो लोग बाहर जा रहे हैं वे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ हैं। अगर मैं जाता हूँ तो यह नियम तोड़ने के बराबर है। इसके अलावा अगर वे मुझे साथ ले जाने को तैयार भी होते तो मैं नहीं जाती। बहुत सारी पाबंदियां होती और यह काफी उबाऊ होता। मैं खुद जाना चाहती हूँ।
ज़ीलिंग ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी चंचल प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। तो फिर मैं ही क्यों? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चू फैंग ने उलझन का नाटक किया। शुरू से आखिर तक वह ज़ीलिंग के प्रति सतर्क था। अब और दिखावा मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य नहीं जानता। क्या ये 1000 राक्षस पर्वत के खजाने के लिए भी नहीं है? मेरे दादाजी ने पहले ही मुझसे इसके बारे में बात कर ली है। ज़ीलिंग ने चू फैंग को घूर कर देखा। उसने तुमसे क्या कहा? चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे ज़ी जुआनेयुआन द्वारा ज़ीलिंग से कही गई किसी भी बात का डर नहीं था, बल्कि उसे वास्तव में डर था कि ज़ीलिंग ज़ी जुआनेयुआन से क्या कहेगा। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले ज़ीलिंग को धमकाया था। उसने कहा कि तुम्हारे पास एक खास नक्शा है। उसने ये भी कहा कि उसे यकीन है कि तुम्हारे पास जो नक्शा है वह वही है जो ब्लैक टॉड किंग ने दिया था। इसलिए अगर मैं रोमांच के लिए हजारों राक्षसों के पहाड़ पर जाना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ एक लंबा नक्शा लाना होगा। ज़ीलिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग चिंतन में डूब गया। वह सोच रहा था कि क्या ज़ी जुआनेयुआन दुश्मन था या दोस्त, और रहस्यमय बूढ़े आदमी के मन में किस तरह के विचार थे। अंत में चू फैंग अभी भी एक सटीक उत्तर के बारे में सोचने में असमर्थ था, लेकिन वह जानता था कि ज़ी जुआनेयुआन उसे अभी बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ज़ीलिंग भी उसे अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अभी वह 1000 राक्षस पर्वत पर भी जाना चाहता था। अगर उसके पास सहायता के लिए ज़ीलिंग होता तो ये सबसे अच्छा होता। आखिरकार उसका दिव्य शरीर बहुत मजबूत था और उसमें युद्ध की शक्ति थी जो स्वर्ग के क्षेत्र से नहीं हारी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी थी। अज्ञात चीजों की खोज करते समय ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की विशेष क्षमताएं वास्तव में बहुत उपयोगी थी। इसलिए चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अभी चलना चाहिए। हमें उन तक पहुंचना ही होगा। रुको। लेकिन ठीक उसी समय ज़ीलिंग ने चू फैंग को रोका और कहा, कुछ भी करने से पहले आइए हम कुछ बातों पर सहमत हो जाएं। इस बार हम गुप्त रूप से काम कर रहे हैं और 8 पक्षीय शक्तियों के लोगों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचना सबसे अच्छा होगा। अगर इस ऑपरेशन में कोई लाभ होता है तो सब कुछ केवल तुम्हारा और मेरा होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ। चू फैंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये भी कुछ ऐसा था जो वह कहना चाहता था। इसके अलावा अगर मार्शल कौशल या गुप्त कौशल की खोज की जाती है तो वे मेरे हैं। गहन औषधियाँ और स्वर्ग की औषधियाँ आपकी होंगी। ज़ीलिंग ने कहा। कुलीन आयुधों के बारे में क्या? चू फैंग ने पूछा। क्या आप सच में मानते हैं कि 1000 राक्षस पर्वत में एक कुलीन आयुध होगा? हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते कि ऐसा है, लेकिन हम इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं हो सकते कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो हम उस समय इस पर चर्चा करेंगे। बोलने के बाद ज़ीलिंग ने चू फैंग को खींच लिया और खिड़की से बाहर भाग गया। वर्तमान प्रतिष्ठित विला पर कड़ी सुरक्षा थी, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी। इस अवधि के दौरान किसी को भी प्रतिष्ठित विला से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ज़ीलिंग की क्या हैसियत थी? उसके दादाजी जुआनेयुआन थे, वर्तमान व्यक्ति जिसने वर्तमान प्रतिष्ठित विला की स्थिति को मजबूत किया। इसलिए अगर ज़ीलिंग छोड़ना चाहता था तो ये स्वाभाविक रूप से आराम और अनियंत्रित होगा। ओही लड़की, तुम बाहर आते समय रंगीन क्रेन क्यों नहीं ला रही हो? क्या तुम 1000 राक्षस पर्वत पर चलने की योजना बना रही हो? प्रतिष्ठित विला से निकलने के बाद चू फैंग ने पाया कि ज़ीलिंग का सफेद सिर वाले ईगल या रंगीन क्रेन को बुलाने का कोई इरादा नहीं था। लड़की पैदल यात्रा करने की तैयारी कर रही थी। बाहर जाते समय मैं हमेशा खुद पर भरोसा करना पसंद करता हूँ। ज़ीलिंग ने घृणा से चू फैंग को देखा, फिर तुरंत बाद उसके कदम आगे बढ़े और उसके नीचे सुंदर चमक उठी और उसके बाद वह आसमान में उठी, सीधे आकाश में जा गिरी। लड़की ने वास्तव में एक शारीरिक मार्शल कौशल को समझ लिया था जो उसे हवा में चलने की अनुमति देता था, और इसकी उपस्थिति को देखते हुए ये चू फैंग की शाही आकाश तकनीक की तुलना में बहुत अधिक श्रेष्ठ लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज़ीलिंग की हवा में चलने की गति बहुत तेज थी, और चू फैंग जब इंपीरियल स्काई तकनीक का अधिकतम उपयोग करता था तो वह बड़ी मुश्किल से ज़ीलिंग को पकड़ पाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि चू फैंग ने इंपीरियल स्काई तकनीक की सारी शक्ति का उपयोग किया था, ज़ीलिंग स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रही थी। ऐसी ही स्थिति में और चू फैंग की चतुराई भरी सोच के साथ उसने अपने कदम बदले और विशेष मार्शल कौशल 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन को प्रदर्शित किया।
नीला रंग का छोटा ड्रैगन उसके नीचे फिर से प्रकट हुआ और तुरंत उसने जी लिंग को पार किया और बहुत तेजी से वह सामने क्षितिज में गायब हो गया। यह आदमी चू फैंग को बहुत तेज गति से दूर जाते देख जी लिंग की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। चू फैंग की भयानक गति से वह दंग रह गई। तारांकन स्विश। स्वाभाविक रूप से चू फैंग जी लिंग को पीछे नहीं फेंकने वाला था। जैसे ही वह नीले ड्रैगन पर सवार हुआ और हवा में एक चक्र में घूमने के बाद वह जी लिंग के पास लौटा और हंसते हुए बोला, लड़की, ये कैसा है? मेरा घोड़ा काफी अच्छा है न? आपने सॉन्ग किंग फेंग और अन्य लोगों से छुटकारा पाने के लिए उस पर भरोसा किया। जी लिंग की आंखें चू फैंग के नीचे नीले ड्रैगन का सावधानीपूर्वक आकलन कर रही थी, जैसे कि वह ये देखने की कोशिश कर रही थी कि चू फैंग के मार्शल कौशल को कैसे संघनित किया गया था। उस सवाल का सामना करते हुए चू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने केवल इतना कहा, आओ, अपने बड़े भाई के पीछे यहाँ आओ और मैं तुम्हें सवारी दूंगा। तुम फिर से मेरा छोटा मोटा फायदा उठाना चाहते हो, इसके बारे में सोचना भी मत। जी लिंग ने अपने होठों को मोड़ा और चू फैंग के बुरे इरादों को समझ लिया। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो? आज मैं उस मूड में कैसे हो सकता हूँ? 8 भुजाओं वाली शक्तियों के लोग हमसे आधा दिन पहले ही निकल चुके हैं। आपकी गति के अनुसार उनसे आगे निकलना संभव नहीं है। अगर उनकी ताकत वास्तव में बांस की तरह है और वे सीधे राक्षसी जानवरों की रक्षा को ध्वस्त कर देते हैं और सभी खजाने हासिल कर लेते हैं, तो क्या आप और मैं इस यात्रा को बर्बाद नहीं कर देंगे? चू फैंग ने समझाया। उन शब्दों को सुनकर जी लिंग को भी यह अनुचित नहीं लगा, इसलिए उसका आकर्षक शरीर चू फैंग के पीछे भागा और वह नीले ड्रैगन पर बैठ गई। हे, ये सही है। अपने बड़े भाई को कसकर गले लगाओ, इसके बारे में सोचना भी मत, तो बेहतर होगा कि आप स्थिर होकर बैठें। चू फैंग ने ठहाका लगाया, फिर तुरंत ही अचानक गति बढ़ा दी। टिल्ड। अचानक आई ताकत की वजह से जी लिंग चीख उठी और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया, लगभग नीले ड्रैगन से गिर गया। चूंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, वह केवल अपने हाथों को आगे बढ़ा सकती थी और स्थिरता बनाए रखने के लिए चू फैंग के कपड़ों को कसकर पकड़ सकती थी। अध्याय 378 परी आत्मा दुनिया से विश्व आत्मा। ये कहना जरूरी था कि 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन की गति वास्तव में तेज थी। सिर्फ 2 दिन में चू फैंग ने 8 भुजाओं वाली शक्तियों के लोगों को पकड़ लिया। हालांकि चू फैंग उनके पास नहीं गया और वह चुपके से उनके पीछे पीछे चला गया। 8 भुजाओं वाली शक्ति, जो खजाने के स्थान को जानती थी, ने 1000 राक्षस पर्वत के मूल में प्रवेश किया। उन्होंने सीधे हमला किया और वे खजाने के प्रवेश द्वार को खोलना चाहते थे। उन्होंने 80 से ज्यादा स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और हर जगह छांटकर चले गए और एक भी राक्षसी जानवर उन्हें रोक नहीं सका। उन्होंने सीधे भूमिगत महल का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। उस समय चू फैंग और जी लिंग मूल रूप से उनके पीछे चलना चाहते थे और प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन अचानक जी लिंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने चू फैंग को वापस खींच लिया। पहले तो चू फैंग को समझ में नहीं आया कि जी लिंग ने खुद को क्यों रोका, लेकिन बहुत जल्दी दूर के जंगल में एक शरीर बाहर निकला। उस शरीर की गति अत्यंत तीव्र थी और कई छलांगों के साथ वह भूमिगत महल के प्रवेश द्वार में जा घुसा। लेकिन चू फैंग और जी लिंग ने फिर भी उस व्यक्ति को पहचान लिया। ये जियांग राजवंश का छोटा प्रतिभाशाली व्यक्ति जियांग वुशान था। यह आदमी भी वास्तव में खजाने के लिए यहाँ है। जी लिंग ने यह भी अनुमान लगाया कि जियांग वुशान क्यों गायब हो गया और साथ ही उसका लक्ष्य क्या था, और इसके तुरंत बाद उसने चू फैंग से पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि यह वह जगह है जहां खजाने हैं और यह राक्षसी जानवरों द्वारा बिछाया गया जाल नहीं है? खजाने यही होने चाहिए, लेकिन ये जाल है या नहीं, यह अज्ञात है। चू फैंग ने कहा, मेरे पीछे आओ। याद रखो, अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग मत करो, क्योंकि 8 पक्षीय शक्तियों के भीतर कम से कम 10 ब्लू क्लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हैं। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ जब तक तुम आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हो, तब तक वे तुम्हें खोज लेंगे। जी लिंग ने गंभीरता से याद दिलाया। और चू फैंग ने भी गंभीरता से अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि वे कितने शक्तिशाली थे, इसलिए सड़क पर उसने आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं किया और उसने जी लिंग को सब कुछ पता लगाने दिया। यही कारण था कि जैसे ही जियांग वुशान निकट आया, जी लिंग ने इसे महसूस किया, फिर भी चू फैंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद जी लिंग और चू फैंग जियांग वुशान के पीछे चले गए और वे भूमिगत महल मार्ग की ओर बढ़ गए, जिसे 8 तरफा शक्तियों ने खोला था। 8 भुजाओं वाली शक्तियां बहुत शक्तिशाली थीं। सड़क पर उनकी ताकत बांस की तरह थी, चाहे वह राक्षसी जानवर हो
या कोई तंत्र या कोई आत्मा संरचना, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन रास्ते में चू फैंग को धीरे धीरे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह भी कहाँ है, ये स्पष्ट नहीं था। जब जियांग वुशांग ने अचानक 8 तरफा शक्तियों का पीछा करना बंद कर दिया, तभी चू फैंग और ज़ीलिंग को पता चला कि कौन सा हिस्सा गड़बड़ था। उस जगह पर भूमिगत महल पहले से ही बहुत चौड़ा था। वास्तव में, हालांकि इसे भूमिगत महल कहा जाता था, लेकिन इसे एक विस्तृत भूमिगत गुफा कहना बेहतर होगा, क्योंकि कुछ फ्लोरोसेंट चट्टानों या कुछ बिना बुझी आग के अलावा कोई सजावट नहीं थी और यह असामान्य रूप से सरल था। और जब 8 भुजाओं वाली शक्तियां और भी गहराई में जा रही थीं, तो जियांग वुशांग एक दीवार के सामने पहुंचकर अचानक रुक गया। उन्होंने एक खास चीज निकाली जो चाबी जैसी दिख रही थी, लेकिन वह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु ये था कि चाबी से उन्होंने दीवार से एक बड़ा दरवाजा खोला और उस दरवाजे से एक बेहद खास आभा निकल रही थी। उस आभा के निकलने के बाद चू फैंग का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह आभा बेहद परिचित थी। जब वह असुर भूत टॉवर में था तो उसने इसे महसूस किया, और वह इसे एग्गी के शरीर पर भी महसूस कर सकता था। यह असुर की आभा थी। हालांकि जब जियांग वुशांग उस दरवाजे से अंदर गया जिससे असुर की आभा निकल रही थी, तो वह गायब हो गया और दीवार का चेहरा अपने मूल रूप में वापस आ गया। वाकई यह आदमी कुछ बातें जानता है। ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर वह गया है वही सही है। चू फैंग के पास पहुंचने के बाद उसने ध्यान से चट्टान की दीवार को देखना शुरू किया। अपनी आत्मा निर्माण शक्ति से वह महसूस कर सकता था कि दीवार बहुत खास थी, फिर भी उसके पास इसे खोलने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वह केवल ज़ीलिंग की ओर एक विनती भरी नजर डाल सकता था और कह सकता था, क्या हुआ? क्या तुम इसे खोल सकते हो? मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। ये दीवार बहुत अजीब है, लेकिन मैं इसे आजमा सकती हूँ। ज़ीलिंग को भी दीवार खोलने का भरोसा नहीं था, लेकिन उस स्थिति में वह कुछ और नहीं कर सकती थी और उसे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। बीमा के रूप में ज़ीलिंग ने पहले उस भूमि में एक गुप्त आत्मा संरचना रखी, और इसके साथ कोई भी उसे और चू फैंग को वहां नहीं देख पाएगा, और कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि वह क्या कर रही थी। छुपा हुआ स्पिरिट फॉर्मेशन बिछाने के बाद एक विचार के साथ उसके सामने 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा ब्लैक होल दिखाई दिया। ब्लैक होल प्रतीकों से भरा हुआ था और नीचे का भाग दिखाई नहीं दे रहा था। इससे एक आभा निकल रही थी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थी, और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रही हो। तारांकन हम। अचानक ब्लैक होल के अंदर एक आकृति प्रकट हुई और अंत में एक व्यक्ति ब्लैक होल से बाहर निकला। नहीं, यह कोई व्यक्ति नहीं था। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह चेतना जैसा लग रहा था, फिर भी चेतना से अलग इसमें स्पष्ट अंतर थे। यह एक महिला थी। हालांकि उसका रूप बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसके आसपास का माहौल काफी अच्छा था। सबसे खास बात यह थी कि उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर थी और उसके शरीर से हर जगह सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने जो कपड़े पहने थे उनमें भी काफी माहौल था, और उसने जो आभा छोड़ी वह स्वर्ग के दूसरे स्तर की थी। गुरुजी, मैं आपको अपना सम्मान अर्पित करती हूँ। जब वह अजीब महिला प्रकट हुई तो उसने आदरपूर्वक ज़ीलिंग का अभिवादन किया। अभी मुझे एक परी आत्मा संरचना बनाने की आवश्यकता है और मुझे आपकी परी शक्ति से सहायता की आवश्यकता है। ज़ीलिंग ने कोई भी बेकार शब्द नहीं बोला और वह सीधे काम पर लग गई। दीवार पर एक आत्मा संरचना बनाना शुरू कर दिया। उसी समय उस विचित्र महिला के शरीर के अंदर से विशेष शक्ति निकली और वह ज़ीलिंग द्वारा स्थापित आत्मा संरचना में अंतहीन रूप से मिश्रित हो गई। वह शक्ति बहुत खास थी। ये सूर्य के प्रकाश की तरह थी, फिर भी इसमें थोड़े अंतर थे। कुल मिलाकर इसने लोगों को बेहद सहज बना दिया, मानो दुनिया की सकारात्मक ऊर्जा संघनित हो रही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शक्ति भी बहुत मजबूत थी, और इसने चू फैंग को यह भी महसूस कराया कि ऐसी जादुई शक्ति दुनिया में शुरू से ही मौजूद नहीं होनी चाहिए। एग्गी, ये विश्व आत्मा तो नहीं होगी जिसने ज़ीलिंग के साथ अनुबंध किया था? चू फैंग ने उत्सुकता से अपने दिल में पूछा। ये सही है, ये परी आत्मा की दुनिया से एक विश्व आत्मा है। ये लड़की बहुत प्रभावशाली है। वह वास्तव में परी आत्मा की दुनिया से जुड़ने में सक्षम है और एक विश्व आत्मा, जो उससे 2 स्तर अधिक शक्तिशाली है, को अपनी सेवा में शामिल कर सकती है। यहाँ तक कि एग्गी ने भी अपनी दुर्लभ विस्मयकारी अभिव्यक्ति प्रकट की। परी आत्मा की दुनिया, क्या परी आत्मा की दुनिया की विश्व आत्माएं वास्तव में शक्तिशाली हैं? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। उनका सबसे मजबूत होना असंभव है, लेकिन वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि वे 7 आत्मा दुनियाओं में दूसरे सबसे मजबूत हैं। एग्गी ने समझाया।
तो सबसे मजबूत कौन सी दुनिया सबसे मजबूत दुनिया है? चू फैंग ने बारीकी से पूछा। क्या ये पूछने की भी जरूरत है? बेशक, सबसे मजबूत मेरी असुर आत्मा दुनिया है। कोई भी विश्व अध्यात्मवादी जो मेरी असुर आत्मा दुनिया से किसी विश्व आत्मा के साथ अनुबंध स्थापित कर सकता है, सिर्फ इसी वजह से दिखावा कर सकता है, एग्गी ने गर्व से कहा। और उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब कम से कम ये था कि वह जिस दुनिया से जुड़ सकता था वह 7 आत्मिक दुनियाओं में सबसे मजबूत दुनिया थी। ये सही नहीं है। विश्व आत्माएं अपने स्वामियों के शरीर को नहीं छोड़ सकती हैं, है न? ज़ीलिंग की विश्व आत्मा उसकी मदद करने के लिए कैसे बाहर आ सकती है? लेकिन कुछ और सावधानी से सोचने के बाद चू फैंग को लगा कि यह बहुत सही नहीं था। आखिरकार उसके शरीर में एग्गी भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन वह सिर्फ उसके शरीर में ही बंद रह सकती थी और उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आ सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसका शरीर उधार ले सकती थी। इसलिए वह सोच रहा था, अगर एग्गी भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आ जाए तो कितना अच्छा होगा। आखिरकार एग्गी ने जो शक्ति पकड़ी थी वह बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि भयानक भी। इसके अलावा अगर भविष्य में उसके साथ एग्गी जैसी असाधारण सुंदरी हो तो वह अकेला नहीं रहेगा। उसका जीवन भी बेहद रोमांचक और भी दिलचस्प हो जाएगा। अध्याय 379 आप उसे बचा नहीं सकते। बेवकूफ, किसने कहा कि विश्व आत्माएं अपने स्वामियों के शरीर से अलग नहीं हो सकती? अगर वे अपने स्वामियों के शरीर से अलग नहीं हो सकती तो विश्व आत्माएं अपने स्वामियों की मदद कैसे करेगी? उनका मूल्य कहाँ रह जाएगा? एग्गी ने चू फैंग का जमकर तिरस्कार किया। तो फिर तुमने जो कहा उसके अनुसार विश्व आत्माएं गुरुओं के शरीर से अलग हो सकती हैं और अपनी जागरूकता के साथ हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। चू फैंग और भी ज्यादा खुश हो गया। उसे सच में उम्मीद थी कि एग्गी एक भौतिक शरीर के साथ उसके साथ आ सकती है। यह एक उचित सीमा के भीतर किया जा सकता है और इस सीमा का आकार मास्टर की ताकत पर निर्भर करता है। निस्संदेह, यदि आप चाहते हैं कि कोई विश्व आत्मा आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर आपकी दुनिया में प्रवेश करे और अपनी जागरूकता के साथ कार्य करे, तो आपको एक द्वार बनाने की आवश्यकता है जो आपकी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े, और इस द्वार को विश्व आत्मा द्वार कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से यदि आप विश्व आत्मा द्वार खोलना चाहते हैं तो आपको कम से कम नीले रंग की आत्मा संरचनाओं की शक्ति को समझना होगा, जिसका अर्थ ये भी है कि आपको ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स की ताकत तक पहुंचना होगा। एग्गी ने समझाया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में जब तक आप ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन जाते हैं तब तक आप मेरी आध्यात्मिक दुनिया से अलग हो सकते हैं और मेरे साथ रह सकते हैं? उस पल चू फैंग बहुत खुश था, क्योंकि वह जानता था कि एग्गी को उसकी आध्यात्मिक दुनिया में रहना पसंद नहीं है। आखिर एग्गी जैसी खुशमिजाज और जिंदादिल छोटी लड़की को अकेले रहना कैसे पसंद हो सकता है? उसे तो जिंदादिली काफी पसंद होगी। और उन शब्दों को सुनने के बाद एग्गी का दिल खुश हो गया, क्योंकि वह अपने दिल में चू फैंग के इरादों को समझ गई थी। इसलिए उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी आज़ादी के लिए तुम्हें इसे जारी रखना होगा। और ठीक उसी समय ज़ीलिंग की परिआत्मा संरचना पहले से ही तैयार हो चुकी थी और उसमें से चमकदार सुनहरे रंग की चमक निकल रही थी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह सुनहरे रंग की चमक से घिरा हुआ था, एक द्वार वास्तव में धीरे धीरे सही और बिना क्षतिग्रस्त दीवार से प्रकट हुआ और वह भी धीरे धीरे खुल गया। ज़ीलिंग सफल रहा। लड़की बुरा नहीं है। ये देखकर चू फैंग हंसा और बोला, कम बोलो, जल्दी से अनुसरण करो। एक विचार के साथ ज़ीलिंग ने एक विश्व आत्मा द्वार को फिर से खोल दिया और उसकी विश्व आत्मा भी अपने आप ज़ीलिंग की आध्यात्मिक दुनिया में वापस चली गई। उसके बाद ज़ीलिंग तेजी से दीवार के दरवाजे के अंदर की ओर चला गया और चू फैंग भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। तारांकन धमाका। जैसे ही चू फैंग और ज़ीलिंग ने प्रवेश किया, उनके पीछे का द्वार बंद हो गया और उसी क्षण चू फैंग ने पाया कि मार्ग बाहर की गुफा की तुलना में बहुत अधिक उत्कृष्ट था। वहां हर जगह की दीवारें खास चट्टानों से बनी हुई थीं। उन पर खूबसूरत पैटर्न उकेरे गए थे और एक अवर्णनीय माहौल दिखाई दिया। सबसे खास बात यह थी कि दीवार पर चू फैंग को विशेष आत्मा निर्माण शक्तियां महसूस हुई और उन शक्तियों से असुरों की आभाएं निकल रही थीं। जिस गुरु ने इसे बनाया था वह भी एक विश्व आत्मावादी था जो एक असुर विश्व आत्मा से जुड़ा हुआ था। एग्गी ने कहा, क्या ये वह राक्षसी जानवर है जो असुर भूत टॉवर में फंसा हुआ है? चू फैंग ने पूछा। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। एग्गी ने अपना सिर हिलाया। मार्ग का अनुसरण करते हुए और आगे बढ़ते हुए उनकी दृष्टि की रेखा अधिक से अधिक चौड़ी होती गई और चू फैंग और ज़ीलिंग ने कुछ तंत्रों की भी खोज की। हालांकि
वे सभी तंत्र अभी अभी निष्प्रभावी हो गए थे और बिना सोचे समझे उन्हें पता चल गया कि जियान वुशांग ने ये सब किया है। ऐसी स्थिति में चू फैंग और जीलिंग अपने कदम तेज करने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि उन्हें डर था कि जियान वुशांग पहले खजाने को खोज लेगा और अगर ऐसा हुआ तो वे काफी कुछ खो देंगे। जल्दी से पीछा करो। अचानक जीलिंग की आंखें चमक उठी जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसने शारीरिक मार्शल कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और गलियारे में अत्यधिक गति से भाग गई। बिना देरी किए चू फैंग ने भी शाही पवन तकनीक का इस्तेमाल किया और जल्दी से उसका पीछा किया। इतनी तेजी से चू फैंग और जीलिंग जल्दी से अंत तक पहुंच गए और सोने और जैद से चमकता एक महल उनके सामने प्रकट हुआ। वह जगह वाकई सोने और जैद से चमक रही थी क्योंकि वहां सब कुछ सोने से बना था। वहां से सोने की चमक निकल रही थी। इसके अलावा महल के बीच में खजानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। सभी प्रकार के अजीबोगरीब खजाने, सभी प्रकार के मूल मोती और गहन औषधियां एक छोटे से पहाड़ पर ढेर करके रखी गई थी। खजाने के ढेर से बने छोटे से पहाड़ के भीतर कई अत्यंत प्राचीन किताबें भी थीं। उन्हें भी बीच में रखा गया था और जाहिर है वे रहस्यमय तकनीकें नहीं थीं। वे मार्शल कौशल थे। हाँ, आखिरकार वे मुझे मिल ही गए। उन्हें देखकर जीलिंग खुश हो गई और उसका सुंदर शरीर उछल पड़ा। जैसे ही उसकी स्कर्ट फड़फड़ाई, वह पहले ही महल की ओर तेजी से उड़ गई। रुको! लेकिन उसी क्षण चू फैंग ने उसे रोकने के लिए जल्दी से चिल्लाया क्योंकि उसने आश्चर्यचकित होकर पाया कि उस महल में उसे जियान वुशांग का कोई निशान नहीं दिखाई दिया था, फिर भी वह जगह स्पष्ट रूप से अंत थी। दरअसल जैसे ही जीलिंग ने महल में कदम रखा, महल वास्तव में मुड़ गया और उनकी आंखों के सामने का दृश्य तेजी से बदलने लगा। ये सिकुड़कर एक गांठ में बदल गया और जीलिंग के चारों ओर लिपटने लगा। चू फैंग, मुझे बचाओ! उसी क्षण जीलिंग मूल रूप से इससे बचना चाहती थी लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि वह घुमावदार दृश्य पहले से ही उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे वह भागने की क्षमता खो बैठी। क्या शक्तिशाली भ्रमात्मक संरचना है! उस स्थान के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद असली दृश्य चू फैंग की आंखों के सामने प्रकट हुआ। वर्तमान में चू फैंग के सामने वह कोई सोने और जैद से चमकता हुआ महल कैसे था? यह एक दलदल था जिसमें एक प्रबल रूप से मजबूत आत्मा संरचना थी और दलदल के भीतर जीलिंग तेजी से डूब रही थी और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह अपने आसपास से बच नहीं सकती थी। यह आप है। उसी समय एक जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दी। ये जियान वुशांग था। उस पल जियान वुशांग भी दलदल में धंस गया था और उसका आधा शरीर पहले ही डूब चुका था। चू फैंग और जीलिंग को देखने के बाद उसका चेहरा सदमे से भर गया। हुश हुश हुश! वर्तमान चू फैंग ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से एक आत्मा संरचना स्थापित की। इसके तुरंत बाद वह क्रॉस लेग बैठ गया, अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर रख दिया, फिर अचानक से जोर से चिल्लाया, ब्रेक! तारानकन हम! ये शब्द बोलने के बाद उस आत्मिक संरचना के भीतर, जिसमें तैरता हुआ प्रकाश था, प्रकाश की 2 पंक्तियां निकली। उस रोशनी के बाद जीलिंग और जियान वुशांग को घेर लिया गया। अनगिनत प्रतीक कीड़े की तरह दलदल में घुसने लगे। इसके साथ ही जीलिंग और जियान वुशांग की डूबने की गति वास्तव में धीमी हो गई थी। तारानकन हुआ लाला! इसके तुरंत बाद चू फैंग की छाती के सामने की हाथ की मुहरें बदल गईं और प्रतीकों द्वारा संघनित 2 आत्मा संरचना श्रृंखलाएं आत्मा संरचना से बाहर निकली और अंत में जीलिंग और जियान वुशांग के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। हाँ, उसके बाद चू फैंग ने फिर से जोरदार चिल्लाया और साथ ही उसने जो हथेलियां ऊपर से ऊपर की थी, वे अचानक कसकर बंद हो गईं और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। साथ ही उसका शरीर पीला सफेद होने लगा और उसके चेहरे पर सेम जितनी बड़ी पसीने की बूंदें लगातार बहने लगीं। असीम आत्मा निर्माण शक्ति अनियंत्रित रूप से आत्मा निर्माण में प्रवाहित हो रही थी। लेकिन सौभाग्य से जैसे ही चू फैंग ने अपना पूरा जोर लगाया, आत्मा निर्माण जंजीरें भी पीछे हटने लगी और जीलिंग और जियान वुशांग जो पहले ही दलदल में डूब चुके थे, धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उस स्थिति में जीलिंग और जियान वुशांग दोनों बेहद खुश थे क्योंकि इसका मतलब था कि चू फैंग के तरीके काम कर रहे थे और चू फैंग उन्हें बचा सकता था। तारानकन फफफ! अंत में जीलिंग को सबसे पहले बाहर निकाला गया। व्रम के हस्तक्षेप के बिना उसका शरीर निगल की तरह हल्का हो गया और उसकी मूल शक्ति वापस आ गई। एक सुंदर कोण के साथ वह चू फैंग के सामने उतरी। तारानकन हम! लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरी, उसका हाथ मुट्ठी में कस गया और उसके हाथ में एक स्पिरिट फॉर्मेशन तलवार आ गई। इसके तुरंत बाद उसने स्पिरिट फॉर्मेशन चेन की ओर वार किया जिसका इस्तेमाल चू फैंग जियान वुशांग को ऊपर खींचने के लिए कर रहा था।
एक तड़कती हुई आवाज के साथ उसने वास्तव में स्पिरिट फॉर्मेशन चेन को काट दिया था। तुम क्या कर रहे हो? उस दृश्य को देखकर चू फैंग अचानक चौंक गया और वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरी ओर जी लिंग असामान्य रूप से शांत थी। अपने हाथ में आत्मा निर्माण तलवार को नष्ट करने के बाद उसने हल्के से अपना हाथ रगड़ा और शांत भाव से कहा, आप उसे नहीं बचा सकते। अध्याय 380 टूटी हुई दीवारें। मैं उसे क्यों नहीं बचा सकता? चू फैंग का चेहरा उलझन से भर गया। क्या ये पूछने की भी जरूरत है? वह हमारा विरोधी है और वह आपसे और मुझसे खजाना छीन लेगा। जी लिंग ने समझाया, मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा खजाना नहीं लूंगा। मुझे बचा लो चू फैंग, मुझे बचा लो। जब तक तुम मुझे बचाओगे मैं तुरंत इस जगह को छोड़ दूंगा। जियांग वुशांग ने विनती की। जब मौत का सामना करना पड़ा तो एक महान पहचान वाले युवक ने भी अपने दिल से डर व्यक्त किया। उस पर विश्वास मत करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह जियांग राजवंश का व्यक्ति है। अगर तुम उसे आज बचा लोगे, भले ही वह अभी यहाँ से चला जाए, भविष्य में वह निश्चित रूप से तुम्हारे और मेरे खिलाफ बदला लेगा। जी लिंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं चू फैंग, मेरा विश्वास करो, मैं तुम दोनों में से किसी के खिलाफ बिल्कुल भी बदला नहीं लूंगा। मैं आज की बात किसी से नहीं कहूंगा। ये देखकर कि जी लिंग वास्तव में एक मरते हुए व्यक्ति को नहीं बचाने वाला था, जियांग वुशांग पूरी तरह से घबरा गया। और उसी क्षण चू फैंग ने अपनी भौहें कस लीं और उसकी निगाहें मशाल की तरह जल रही थीं। उसके विचार तेजी से घूम रहे थे और वह कई सवालों पर विचार कर रहा था। अंत में अपनी बात जैसी तीखी निगाहों से चू फैंग ने जियांग वुशांग के चेहरे को कसकर देखा और कहा, जियांग वुशांग, दयालुता के कारण हम दोनों आज तुम्हें बचाते हैं। मेरा मानना है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो दयालुता का बदला घृणा से चुकाते हो। तारांकन हुआ लाला। बोलने के बाद चू फैंग ने अपनी हथेलियों को फिर से एक दूसरे पर रखा और एक और आत्मा संरचना श्रृंखला उसके सामने स्थित आत्मा संरचना से निकली और फिर से जियांग वुशांग के शरीर के चारों ओर लिपट गई। और इस बार जी लिंग की आंखें चमक उठी और जिस नज़र से उसने चू फैंग को देखा वह शिकायत से भरी हुई थी। लेकिन उसने चू फैंग को नहीं रोका और वह चुपचाप सब कुछ देखती रही। अंत में चू फैंग ने जियांग वुशांग को सफलतापूर्वक बचाया और वास्तव में जियांग वुशांग ने चू फैंग या जी लिंग पर हमला नहीं किया। हालांकि बचाए जाने के बाद उसकी पिछली संकीर्णता दूर हो गई और जो वापस आया वह उसका पूर्वाभिमानी रवैया था। हालांकि यह अभी भी देखा जा सकता था कि वह चू फैंग के प्रति बेहद आभारी था। चू फैंग, मैं जियांग वुशांग आज का एहसान याद रख चुका हूँ। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाने जरूर आऊंगा। लेकिन एक सलाह के तौर पर यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम या मैं घूम सकें। फिर भी मेरे साथ यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जियांग वुशांग ने चू फैंग से कहा, मैंने आपके अच्छे इरादों को दिल से माना है, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं चू फैंग बिना किसी उपलब्धि के वापस नहीं जाऊंगा। चले जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभा सकोगे और आज की बातों के बारे में किसी को नहीं बताओगे। चू फैंग ने कहा, चिंता मत करो, मैं जियांग वुशांग हमेशा अपने वादों पर खरा उतरा हूँ। चूंकि तुम मेरी सलाह नहीं सुनोगे और आगे बढ़ने पर अड़े रहोगे तो ये ले लो, शायद ये तुम्हारे लिए कुछ मददगार साबित हो। ये देखकर जियांग वुशांग ने अब चू फैंग से आग्रह नहीं किया और अपने कॉस्मोस सेक से उसने एक लुढ़का हुआ भेड़ की खाल का कागज निकाला और उसे चू फैंग को सौंप दिया। फिर तुरंत बाद वह उस रास्ते पर वापस चला गया जिस रास्ते से वह आया था। और जियांग वुशांग को अपनी नज़र से दूर भेजने के बाद ही चू फैंग ने भेड़ की खाल से बना स्क्रॉल खोला। उसने पाया कि यह एक नक्शा था, लेकिन ये पूरा नक्शा नहीं था। नक्शे में इस महल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार दर्ज किया गया था और कुछ तंत्रों के स्थानों के साथ साथ उन्हें निष्प्रभावी करने की विधि भी दर्ज की गई थी। हालांकि सभी तंत्र इस पर दर्ज नहीं थे। उदाहरण के लिए उनके सामने दलदल और अभी अभी का ब्रह्मकारी स्वरूप वे नक्शे पर नहीं थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग वुशांग उनके द्वारा पकड़ा गया। यह नक्शा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और हमें अभी भी खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। जी लिंग भी आगे बढ़ी और नक्शे को देखा। इसके बाद उसने जमीन पर एक स्पिरिट फॉर्मेशन बनाना शुरू किया और स्पिरिट फॉर्मेशन पूरा होने के बाद यह इंद्रधनुषी रोशनी की लड़ियां बन गईं और एक पुल में संघनित हो गईं। ये सामने के दलदल के ऊपर से गुजरा और दलदल की दूसरी तरफ से जुड़ गया। इस दलदल में चूषण शक्ति है और हवा में चलने से कोई भी निश्चित रूप से इसमें फंस जाएगा। फिर भी अधिक सावधान रहना बेहतर है। बोलने के बाद जी लिंग पहले गया और इंद्रधनुष पुल पर कदम रखा और पार कर गया।
वह जो पहले बहुत लापरवाह थी, इस बार भी अधिक सतर्क रहने लगी। उसके बाद चूफैंग और ज़ीलिंग एक साथ आगे बढ़े और एक के बाद एक बाधाओं को पार किया। अंत में उन्हें एक समस्या का पता चला। नक्शे पर दर्ज बाधाएं काफी पुरानी थीं और ऐसा लग रहा था कि वे कई सालों से पहले से ही मौजूद थीं। बाधाओं को तोड़ते हुए वे कुछ समय के बाद खुद को पुनः स्थापित कर लेते थे। उनके तरीके बेहद शानदार थे और अगर उनके पास नक्शा नहीं होता तो भले ही ज़ीलिंग उन्हें तोड़ना चाहती थी, उसे बहुत सारी शक्ति खर्च करनी पड़ती और यह भी संभव था कि वह उन्हें तोड़ न सके। इसी तरह अभिभ्रमकारी संरचना जैसी कई प्रणालियां थीं। मानचित्र में ऐसी प्रणालियां दर्ज नहीं थीं, हालांकि वे प्रणालियां बहुत लंबे समय तक नहीं बनी थीं। हालांकि वे बेहद शानदार थीं, लेकिन वे मानचित्र पर दर्ज की गई प्रणालियों जितनी असाधारण नहीं थीं। इससे एक समस्या सामने आई। पहले यहाँ 2 लोग थे और तंत्र 2 युगों में रखे गए थे। साथ ही अगर यहाँ खजाना भी था तो इतने सारे तंत्र नहीं रखे जाने चाहिए थे। इसका मतलब ये था कि इन तंत्रों का इस्तेमाल घुसपैठियों को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन ये कहना बेहतर होगा कि वे घुसपैठियों का परीक्षण कर रहे थे, क्योंकि बाद में बाधाएं स्पष्ट रूप से कठिन होती गईं, फिर भी उन्हें तोड़ना असंभव नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भले ही कई तंत्र किसी व्यक्ति को मरने का कारण बनते हैं, फिर भी वे उनके लिए जीवन का एक टुकड़ा छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, पहले अगर ये दलदल नहीं बल्कि किसी अन्य प्रकार का जाल होता तो शायद ज़ीलिंग और जियांग वुशान पहले ही मर चुके होते। लेकिन सौभाग्य से ज़ीलिंग की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी और उसकी ताकत भी कम नहीं थी, खासकर उसकी परी आत्मा दुनिया की विश्व आत्मा। उसकी युद्ध शक्ति इतनी असाधारण रूप से मजबूत थी और ऐसी स्थिति में चूफैंग और ज़ीलिंग आखिरकार नक्शे के अंत में पहुंच गए। उस जगह पर एक विशाल महल दिखाई दिया। वह महल बहुत बड़ा था और वह एक चौक जैसा भी था। वह इतना बड़ा था कि उसमें लाखों लोग बैठ सकते थे और सामान्य संरचना बिल्कुल पहले वाले महल जैसी ही थी, जो सोने और जैद से चमक रही थी। हालांकि महल के बीच में कोई खजाना नहीं था। ये जगह सोने और जैद से चमकने वाली भी नहीं कही जा सकती थी। इसके बजाय ये पूरी तरह से उबड़-खाबड़ थी, क्योंकि चारों ओर की दीवारें किसी ने नष्ट कर दी थीं। दीवारें बहुत खास हैं और अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं तोड़ सकता। जिस व्यक्ति ने ये किया है वह बहुत ताकतवर होगा। ज़ीलिंग ने दीवारों को ध्यान से देखा और सदमे से भरे चेहरे के साथ आह भरी। ऐसा लगता है कि इन दीवारों पर पहले भी कुछ दर्ज किया गया था, इसलिए जिस व्यक्ति ने इन्हें नष्ट किया होगा वह दूसरों को इन्हें देखने से रोकना चाहता होगा, है ना? चूफैंग को भी कुछ संकेत मिले। सच में लानत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दीवारों पर पहले दर्ज की गई चीजें उस मार्शल साधना विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई चीजें होनी चाहिए, और जिसने उन्हें नष्ट किया वह राक्षस राजा होना चाहिए जिसे उस वर्ष चियांग राजवंश के पुराने पूर्वज ने हराया था। आखिरकार किंवदंतियों के अनुसार ये केवल इसलिए इतना शक्तिशाली हो गया क्योंकि इसे कुछ विरासत मिली थी। ज़ीलिंग अपने दांतों को कसकर भींच रही थी और वह बहुत गुस्से में लग रही थी। राक्षस राजा के स्वार्थ के कारण उसने एक वरिष्ठ द्वारा छोड़ी गई विरासत को नष्ट कर दिया ताकि अन्य लोग इसका लाभ न उठा सकें। ये वास्तव में क्रोधित करने वाला था। रुको, ये भूमिगत महल का अंत नहीं लगता है, अचानक चूफैंग बोला। ऐसा क्यों? ज़ीलिंग ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ देखो, चूफैंग ने अपने हाथ में लिए नक्शे की ओर इशारा किया। ये है। जब ज़ीलिंग ने पास जाकर उस क्षेत्र को ध्यान से देखा जिसकी ओर चूफैंग इशारा कर रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति भी बदलने से नहीं बच सकी।